नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी को पता है कि रेलवे की कई सारी परीक्षाएं अब आपको एक साथ देखने को मिलेंगी और इसमें से कई सारे पेपर्स के फॉर्म भी आपने भर दिए होंगे। जैसे कि एलपी, टेक्नीशियन, आरपीएफ के फॉर्म निकल चुके हैं और अब बारी है एनटीपीसी ग्रुप डी या पैरामेडिकल जेई जैसे कई सारी बड़ी भर्तियों के फॉर्म आने की। रेलवे में अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं, मैं आपको अपने पिछले 5 सालों के अनुभव के हिसाब से बताऊंगा। तो रेलवे के गणित की बात करें तो अरिथमेटिक मैथ का ऐसा सेक्शन जो कि लगभग रेलवे के सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है और यहाँ तक कि आरपीएफ की परीक्षा में तो सिर्फ अरिथमेटिक के ही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और यहाँ पर एडवांस के लिए सिर्फ मेंसुरेशन और डीआई ही देखने को मिलेगा। और जो आपने सपना देख रखा है कि मैं गणित में कैसे पूरे नंबर ला पाऊंगा, वो भी आसान हो गया। हम लेकर आ रहे हैं 11 मई शनिवार सुबह 9 बजे एमडी क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर एक ही क्लास में पूरी की पूरी अरिथमेटिक मैथ का सफाया, जिसमें आप जो पीछे टॉपिक देख रहे हैं, ये अरिथमेटिक मैथ के वो 19 सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है जहां से पेपर में प्रश्न देखने को मिलता ही मिलता है। तो ध्यान रखिएगा, एमडी क्लासेस की यूट्यूब पर इस शनिवार 11 मई को आपको जरूर आना है। नीचे दिए गए नोटिफाई मी पर क्लिक कर लीजिए और अपने साथियों के साथ इस बार गणित को मजबूत बनाएंगे इस पूरे शानदार मैराथन में। धन्यवाद बच्चों, शुक्रिया। चलिए जी, गुड इवनिंग, शुभ संध्या, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। सभी साथियों को बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म एमडी क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत है। तो सभी लोग एक बार जोरदार तरीके से, धमाकेदार तरीके से अपने इस प्यारे से, अपने इस पसंदीदा सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा और साथियों के साथ शेयर भी करिएगा। तो हो जाइए तैयार, जबरदस्त धमाकेदार क्लास होने वाली है। और आज का सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इस वजह से भी है साथियों, क्योंकि आज गवर्नर जनरल और वायसराय टॉपिक है। क्या टॉपिक है आज के मैराथन में? गवर्नर जनरल और वायसराय टॉपिक है साथियों। और यहां से क्वेश्चन हर तरह के एग्जाम में आने की संभावना 98% तक होती है। तो चलिए शुरू करेंगे सेशन को और स्वागत करेंगे भैया वासुदेव जी, कुंदन, हर्ष, सुधीर, नैन्सी, बहुत बहुत स्वागत है भाई। राहुल, अजय, सरवन, बहुत बहुत स्वागत है भाई। संजीत, सुधीर, सुनील, रिंकी, हेमराज, कोहली, बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए श्री गणेश करते हैं आज की एक शानदार सी क्लास का और बिल्कुल मजा आने वाला है। जी हाँ, अब एक बात और है कि भैया हम क्वेश्चन शुरू करें इसके पहले एक छोटा सा कंसेप्ट बताना चाहेंगे कि कौन कब गवर्नर जनरल वायसराय बना। तो आइए एक कंसेप्ट पहले ले लीजिए, फिर हम आपको क्वेश्चन पर लेकर चलेंगे। बस ज्यादा नहीं, 3-4 मिनट का समय दीजिएगा। देखिए भाई, अंग्रेजों ने अपनी हुकूमत कहां से शुरू करी थी? अंग्रेजों ने अपनी हुकूमत कहां से शुरू करी थी? बंगाल से। तो शुरू में अंग्रेजों ने अपने शासन प्रशासन को नियंत्रित एवं नियमित करने के लिए जो नियुक्त किया सबसे बड़ा पद, वो था साथियों गवर्नर का। तो पहला गवर्नर कौन हुआ था? तो पहला गवर्नर साथियों हुआ रॉबर्ट क्लाइव, क्योंकि इसी ने बंगाल में अंग्रेजी शासन की नींव रखी थी साथियों, ठीक है ना। अच्छा, अंतिम कौन हुआ? तो साथियों जिस समय वॉरेन हेस्टिंग गवर्नर था, जिस समय वॉरेन हेस्टिंग्स गवर्नर था बंगाल का, उसी समय एक कानून लाया जाता है जिसे आप रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं साथियों? रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से जानते हैं। 1773 में आया था। इस कानून ने क्या किया? इस कानून ने साथियों बंगाल के गवर्नर को क्या कहा जाने लगा? इस कानून के तहत बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और इस प्रकार से साथियों जो वॉरेन हेस्टिंग अभी तक बंगाल का गवर्नर था, अब वो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बन गया। तो इस प्रकार से वॉरेन हेस्टिंग बंगाल का क्या हुआ? पहला गवर्नर जनरल हुआ, ठीक है ना, इसी कानून के तहत। फिर धीरे धीरे अंग्रेजों की हुकूमत बढ़ती चली गई, और अंग्रेज लगभग पूरे देश पर कब्जा कर चुके थे। और इस वजह से साथियों विलियम बेंटिक के समय में अंग्रेजों ने पूरे देश के शासन का केंद्रीकरण करते हुए चार्टर एक्ट लाया। क्या लाया भैया? ये लोग क्या लेकर आए साथियों? चार्टर एक्ट लेकर आए। कब लेकर आए? 1833 में साथियों ये चार्टर एक्ट लेकर आए। क्या लेकर आए भैया? चार्टर एक्ट लेकर आए। विवेक बाबू पढ़ लो, स्पैम मत करो। चार्टर एक्ट लेकर आए 1833 में, ठीक है। और इन्होंने क्या किया भैया? चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या बना दिया साथियों? इनको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। क्या बना दिया इसको साथियों? भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। और इस प्रकार से साथियों विलियम बेंटिक बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल और भारत के पहले गवर्नर जनरल हुए।
जनरल हुए। कौन भैया? विलियम बेंटिक की बात कर रहे हैं। किस कानून के तहत? तो आप भैया देख ही रहे हैं, चार्टर एक्ट 1833 के तहत, ठीक है ना। इसी प्रकार से साथियों अब क्या हुआ कि ये भाई किसकी हुकूमत चल रही थी? ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की हुकूमत चल रही थी। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की हुकूमत जब समाप्त हुई, ठीक है, और ब्रिटिश क्राउन का शासन शुरू हुआ, तो याद करिए उस समय लॉर्ड क्लाइव जो है गवर्नर जनरल हुआ करता था, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को खत्म करने के लिए भारत शासन अधिनियम लाया गया, और इस भारत शासन अधिनियम ने ब्रिटिश क्राउन के शासन को खत्म करके भाई ब्रिटिश क्राउन के शासन को शुरू किया। इस वजह से साथियों जो अभी तक गवर्नर जनरल कहा जाता था, अब इसे क्या कहा जाने लगा? अब साथियों इसे वायसराय कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा? वायसराय कहा जाने लगा। बात समझ रहे हैं ना? तो लॉर्ड क्लाइव जो है ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल, लेकिन पहले वायसराय हुए। क्या हुए भैया? पहले वायसराय हुए। किसकी बात कर रहे हैं हम? क्लाइव की बात कर रहे हैं। किस कानून के तहत? तो भैया भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत। फिर क्या हुआ भाई? फिर जब देश आजाद हुआ तो उस समय कौन था वायसराय? आजादी के समय साथियों आप वायसराय कौन था? माउंटबेटन था। कौन सा कानून आया था? याद करिए, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम आया था। क्या आया था? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम आया था साथियों वर्ष 1947 में। और इस भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ने क्या किया? देश को आजाद कर दिया। और जब देश आजाद हो गया तो स्वतंत्र भारत में वापस से क्या हुआ था भैया? गवर्नर जनरल का पद शुरू हो गया था। और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन हुए? माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल हुए। और अंतिम गवर्नर जनरल कौन हुआ साथियों? सी राजगोपालाचारी हुए। कौन हुए भैया? सी राजगोपालाचारी हुए। फिर जब भारत का संविधान लागू हो गया तो भैया ये गवर्नर जनरल वाला पद ही खत्म हो गया और राष्ट्रपति सबसे बड़ा पद हो गया। तो बात को जरा समझिएगा कि सिंपल सी बात है, हम आपको कंसेप्ट बता रहे हैं कि भैया अंग्रेजों ने बंगाल से हुकूमत शुरू करी और उन्होंने गवर्नर सबसे बड़ा पद बनाया और पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव को बनाया। जिस समय वॉरेन हेस्टिंग गवर्नर था बंगाल का, उसी समय रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से इसकी शक्तियों का विस्तार किया गया, इसलिए इसे गवर्नर न कह के बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। इस प्रकार वॉरेन हेस्टिंग बंगाल का पहला गवर्नर जनरल हुआ। ठीक है ना? अच्छा, इसी प्रकार से ध्यान दीजिएगा। अच्छा, इस प्रकार एक चीज यहां करेक्शन करिएगा कि ये क्लाइव नहीं बल्कि कौन है भैया? ये क्लाइव नहीं बल्कि कैनिंग है। क्लाइव नहीं बल्कि कौन है? ये कैनिंग है। ठीक है ना? ये कैनिंग है, ये करेक्शन कर लीजिएगा। अच्छा, अब जरा और देखिए भाई, जैसे हमने आपको कहां तक बताया भाई? हमने आपको यहां तक बताया। फिर क्या हुआ कि जब अंग्रेजों की हुकूमत भारत में पूरे फैल गई लगभग, तो इन्होंने बंगाल का गवर्नर जनरल के बजाय भारत का गवर्नर जनरल कहना उचित समझा। फिर जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की हुकूमत खत्म हुई और ब्रिटिश क्राउन का शासन शुरू हुआ, तब भैया भारत का वायसराय पद शुरू हुआ। और आजादी के बाद क्या हो गया? तो आजादी के बाद ये हो गया। ठीक है ना? चलिए अगले प्रश्न की तरफ चले भैया। जी हां, ठीक है ना? अच्छा भैया विवेक बाबू, ठीक है, नोटेड। ठीक है, कल सही कर दिया जाएगा, आप पढ़ लो। आइए भैया, अब हम क्वेश्चन की बात करेंगे। चलिए इस प्रश्न का आंसर बताइएगा भैया। तो आप चाहें तो इसका भैया बकायदा बढ़िया नोट्स बना लीजिएगा, किसी भी बुक में एक जगह पर ये मिलता नहीं है। आइए ये बता दीजिए जरा। हाँ जी, फटाफट बताएंगे जबरदस्त तरीके से। बताना क्या है भैया? देखिए, डलहौजी के समय में सती प्रथा का निषेध किसके समय में हुआ था? सती प्रथा का निषेध साथियों अगर हम बात करते हैं तो इसके लिए जो कानून आया, ठीक है, जो कानून आया ये कब आया था? याद है आपको? 1829 में। कब भैया? 1829 में। और सती प्रथा का यह निषेध कब हुआ? विलियम बेंटिक के समय में। ठीक है। स्वायत्त शासन किसके समय में आया? रिपन के समय में। कर्जन के समय में बंगाल का विभाजन और डलहौजी के समय में व्यापहरण का सिद्धांत। और इस प्रकार से राइट आंसर क्या बन रहा है इसका? राइट आंसर है भैया ए बी सी। ठीक है, एक क्या है भैया? डी ए बी सी, डी ए बी सी। चलिए, तो बिल्कुल एक बढ़िया सा प्रश्न है। और देखिए क्वेश्चन का कहीं ना कहीं फटाफट आंसर देने का प्रयास करिए और कोशिश करिए कि आपका कंसेप्ट है ना बढ़िया तरीके से क्लियर होता चले। भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट जब प्रकाशित हुआ था 1780 में, तो उस वक्त भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जनरल कौन था? कब की बात हो रही है? 1780 की। याद करिए साथियों, जो द बंगाल गजट था, ये साथियों द बंगाल गजट किसके द्वारा निकाला गया था? तो जेम्स ऑगस्टिन हिक्की के द्वारा। किसके द्वारा भैया? तो जेम्स ऑगस्टिन हिक्की के द्वारा निकाला गया था। और ये कहां से निकाला गया था? ये साथियों बंगाल से निकाला गया था। बंगाल के कलकत्ता से, बंगाल के कलकत्ता से साथियों निकाला गया था। जाहिर सी बात है कि ये इंग्लिश में था। ठीक है, जाहिर सी बात है कि ये इंग्लिश में था। और याद रहे
कि इसे एक और नाम दिया जाता है, क्या? इसे साथियों कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर भी कहते थे। क्या कहते थे इसको? कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर भी कहते थे। तो बिल्कुल याद करने की जरूरत है, ठीक है। और राइट आंसर इसका क्या बनेगा भैया? तो राइट आंसर इसका बनेगा वॉरेन हेस्टिंग्स। क्या बनेगा? वॉरेन हेस्टिंग्स बनेगा, ठीक है ना। चलिए अगले सवाल की तरफ चले भैया। हाँ ये बताइए जरा। जी हाँ बहुत बढ़िया, बताना है कि देखिए, अच्छा इसका आंसर तो यही है। ये बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ठीक है चलिए फटाफट बताएंगे भैया, है ना भाई। चलिए तो भैया शुभ बाबू, ठीक है, ठीक है चलिए बताइए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ठीक है, पूरा कॉपी पेन लेकर बैठेंगे और बिल्कुल पूरा कंसंट्रेशन के साथ पढ़ेंगे। कमेंट बॉक्स में दूसरों की क्लासेस को, दूसरों की मेहनत को जाया करने का जो प्रयास करेगा, दूसरों को डिस्टर्ब करेगा, उसे ब्लॉक करके क्लास से हटा दिया जाएगा, क्योंकि यहां सिर्फ पढ़ने वाले लोग चाहिए। अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो हमें मेहनती लोग सामने देखने चाहिए भाई, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो देखिए बक्सर के युद्ध की बात करें तो 1764 में साथियों बक्सर का युद्ध हुआ था, और इसका नेता कौन था, नेतृत्व कौन कर रहा था भाई अंग्रेजों की ओर से? हेक्टर मुनरो कर रहा था। अगर हम बात करते हैं आंग्ल नेपाल युद्ध की भैया, तो 1814 से 16 में हुआ था साथियों। इस समय कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग्स था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करें तो 1799 में हुआ था, ठीक है भैया, और इस समय वेलेजली था। तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध साथियों 1817 से 18 में लड़ा गया था, और इस समय अगर हम गवर्नर जनरल की बात करें तो भैया ये कौन था? ये लॉर्ड हेस्टिंग्स था। कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग्स। एक बात बताएं, देखिए ध्यान दीजिएगा कि एक है लॉर्ड हेस्टिंग्स और एक है वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है। एक है लॉर्ड हेस्टिंग्स, एक है वॉरेन हेस्टिंग्स। जहां तक एंग्लो मराठा वॉर का सवाल है तो एक बात का विशेष आप ध्यान दीजिएगा, जहां सबसे ज्यादा डाउट होता है, कंफ्यूजन होता है, कहां पर भैया? पहला आंग्ल मराठा युद्ध और तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध। दरअसल में है क्या कि जब पहला हुआ था तो उस समय गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स था। कौन था भैया उस समय? वॉरेन हेस्टिंग्स उस समय था। जब तीसरा वाला हुआ था तो उस समय कौन था भैया? उस समय लॉर्ड हेस्टिंग्स था। तो नाम में देखिए कहां फर्क है, नाम में कहां फर्क है, केवल थोड़ा सा ही अंतर है। अगर आप इस चीज को ध्यान देंगे तो भैया समझ पाएंगे। 1775 से लेकर 82 तक पहला वाला हुआ था, और 1817 से लेकर 1818 तक ये तीसरा वाला हुआ था, ठीक है ना। तो ये काफी कंफ्यूज करता है। दोनों ही नाम में आप देखेंगे तो हेस्टिंग्स है, ठीक है ना। दोनों ही नाम में आप देखेंगे तो हेस्टिंग्स है, इसमें भी और इसमें भी, ठीक है। हाँ जी चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलें। और जहां तक इन गवर्नर जनरलों के नाम में लॉर्ड लगाने का सवाल है तो भैया ये लॉर्ड इसलिए लगाते थे क्योंकि ब्रिटेन में एक संस्था है, जैसे भारत में राज्यसभा है ऐसे ही ब्रिटेन में एक संस्था है, क्या? हाउस ऑफ लॉर्ड्स। क्या है? हाउस ऑफ लॉर्ड्स। जैसे भारत में लोकसभा है वैसे वहां पर हाउस ऑफ पीपल है, ठीक है। जैसे भारत में राज्यसभा है वैसे वहां पर हाउस ऑफ लॉर्ड्स है। तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स के जो सदस्य होते हैं आजीवन सदस्य, उनको लॉर्ड की उपाधि मिलती है, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलें भैया। हाँ जी ये बताएंगे निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग लगाया गया था? ये महाभियोग साथियों बर्क द्वारा लगाया गया था। किसके द्वारा लगाया था? तो भैया बर्क ने लगाया था, ठीक है। तो बर्क ने लगाया था भैया, ये महाभियोग बर्क के द्वारा लगाया गया था। और किसके ऊपर लगाया गया था साथियों? तो बिल्कुल आप देखेंगे कि ये भैया लगाया गया था वॉरेन हेस्टिंग के ऊपर। किसके ऊपर? वॉरेन हेस्टिंग्स के ऊपर लगाया गया था, ठीक है ना। चलिए आगे देख लिया जाए भैया। जी हाँ ये बताइए, कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करिएगा। आराम से बता सकते हैं आप। देखिए प्रेस पर से प्रतिबंध किसने हटाया था? चार्ल्स मेटकॉफ ने। किसने हटाया था? चार्ल्स मेटकॉफ ने हटाया था, ठीक है। ऐसा क्या हुआ था भैया? चार्ल्स मेटकॉफ दरअसल में आप देखेंगे साथियों तो 1835 की बात है, जब चार्ल्स मेटकॉफ ने समाचार पत्रों पर लगे सभी प्रतिबंधों को हटाने के लिए एक एक्ट लेकर आया था जिसका नाम था द लिबरेशन ऑफ इंडिया प्रेस एक्ट। द लिबरेशन ऑफ इंडिया प्रेस एक्ट। तो ये साथियों कौन लेकर आया था? ये लेकर आया था चार्ल्स मेटकॉफ। और इस अधिनियम के तहत दोस्तों
जितने भी प्रतिबंध प्रेस पर लगाए गए थे सारे हटा दिए गए थे। ठीक है, सारे हटा दिए गए थे। ठीक है, अच्छा अब देखिएगा कि अगर हम क्लाइव की बात करें तो भैया क्लाइव कौन है? बंगाल में दोहरा शासन इसी के समय में शुरू हुआ था, इसी के द्वारा शुरू किया गया था बंगाल में दोहरा शासन। बेंटिक के द्वारा क्या किया गया था भैया? बेंटिक के समय में अंग्रेजी शिक्षा आई थी और कर्जन के समय में बंगाल का विभाजन हुआ था। अगर आप देखें जैसे क्लाइव है, बंगाल में दोहरा शासन कब लागू किया इसने? 1765 में लागू किया। ठीक है ना। बेंटिक के द्वारा अंग्रेजी शिक्षा कब लागू की गई? 1835 में लागू की गई। ठीक है ना। चार्ल्स मेटकॉफ के द्वारा प्रेस पर प्रतिबंध कब हटाया गया था? 1835 में हटाया गया था। ठीक है। कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन कब किया गया? 1905 में किया गया। बात समझ रहे हैं ना? तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है और याद करने की जरूरत है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या बन रहा है? CDAB। क्या बन रहा है भैया? CDAB इसका राइट आंसर बन रहा है। तो आइए जरा अगले प्रश्न की तरफ चलें और इसका आंसर बताइए। नागरिक सेवाओं का जनक साथियों किसे कहा जाता है? ठीक है ना। नागरिक सेवाओं का जनक किसे कहा जाता है बताइए जरा। देखिए एक बात समझिएगा, चाहे आपसे कहे नागरिक सेवाओं का जनक, या इसी को कह सकता है इंग्लिश में क्या? सिविल सेवाओं का जनक, या इसी को है ना सिविल सेवाओं का जनक। अब आप देखिएगा दोनों का ही जनक कौन है भैया? का जनक अगर आपसे पूछ रहा है तो इसका राइट आंसर क्या है? कार्नवालिस है। लेकिन एक बात का और ध्यान दीजिए कि अगर आपसे कहा जाए कि भैया पहले आईसीएस, ठीक है, आईसीएस का मतलब क्या है? इंडियन सिविल सर्विस। ठीक है, तो पहले सिविल सेवक कौन थे? तो भारत के प्रथम भारतीय सिविल सेवक कौन थे? प्रथम भारतीय सिविल सेवक कौन थे भैया? तो बिल्कुल आपको याद होना चाहिए सत्येंद्र नाथ टैगोर थे कि नहीं थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। अच्छा ये बताइए कि पहले सिविल सेवक जिन्हें इस पद से बर्खास्त किया गया था, पहले सिविल सेवक, प्रथम सिविल सेवक जिन्हें बर्खास्त किया गया, जिन्हें इस पद से क्या किया गया? जिन्हें साथियों इस पद से बर्खास्त किया गया, तो बताइए भैया कौन थे वो जिन्हें इस पद से बर्खास्त किया गया था? तो भैया सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। कौन थे दोस्तों? सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे जिन्हें इस पद से बर्खास्त किया गया था। अच्छा एक बात और यहां ध्यान दीजिएगा कि साथियों जब देश आजाद हुआ, भाई ये तो अंग्रेजों के जमाने का मामला था, सिविल सेवा वाला मामला, तो जब देश आजाद हुआ तो आजादी के बाद यह बहस छिड़ गई कि सिविल सेवा को क्या किया जाए, इंडियन सिविल सर्विसेज को कंटिन्यू किया जाए या हटा दिया जाए। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किसने भैया? सरदार वल्लभ भाई पटेल के सुझाव पर, सरदार वल्लभ भाई पटेल के सुझाव पर इसका नाम बदल दिया गया और क्या नाम कर दिया गया? इसका नाम कर दिया गया भारतीय प्रशासनिक सेवा। क्या कर दिया गया भैया? भारतीय प्रशासनिक सेवा कर दिया गया। और यही कारण है साथियों कि अगर, ठीक है ना, अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि प्रशासनिक सेवाओं का जनक कौन है, कभी भी अगर आपसे पूछ ले दोस्तों कि प्रशासनिक सेवाओं का जनक, तो आप क्या बता रहे होंगे? सरदार वल्लभ भाई पटेल बता रहे होंगे। अच्छा कार्नवालिस साथियों नागरिक सेवाओं के जनक होने के साथ साथ सिविल सेवाओं का भी जनक है। किसका जनक है साथियों? सिविल सेवाओं का भी जनक है। तो बिल्कुल याद रखिएगा सिविल सेवाओं का जनक। किसका जनक है भैया? सिविल सेवाओं का जनक है। ठीक है, चलें अगले प्रश्न की ओर। पक्का याद रहेगा ना? आओ फिर इसका आंसर बता दो। मार्ले मिंटो सुधार साथियों कब आया था? क्या बताना है दोस्तों? मार्ले मिंटो सुधार भाई आपको बताना है। चलिए भाई तनु, सोया, हिमांशु, सपना बताओ भाई सुनील। तो साथियों मार्ले मिंटो सुधार वर्ष 1909 में आया था। और आपको बता दें कि मार्ले मिंटो सुधार की सबसे बड़ी खासियत क्या है? सबसे पहली चीज तो यह है कि अरुंडेल समिति की सिफारिश पर आया था। किसकी सिफारिश पर आया था? अरुंडेल समिति की सलाह पर आया था। अरुंडेल समिति की सलाह पर। अब यह अरुंडेल समिति याद है आपको साथियों? बंगाल विभाजन पर विचार विमर्श करने के लिए, बंगाल विभाजन पर विचार विमर्श करने के लिए 1906 में इसको गठित किया गया था। 1906 में बंगाल विभाजन पर विचार विमर्श के लिए गठित किया गया था। बंगाल विभाजन पर विचार हेतु इसको गठित किया गया था। ठीक है ना, विचार हेतु इसको साथियों गठित किया गया था। ठीक है, कब? 1906 में। ठीक है, तो भाई अरुंडेल समिति ने अंग्रेजों को कहा, अंग्रेजी सरकार को कहा कि एक काम करो, ठीक है, ये जिस तरह से बंगाल का विभाजन आपने किया ये मत करो क्योंकि भारतीय लोग ऐसा होने नहीं देंगे, है ना। तो भैया अरुंडेल समिति से ब्रिटिश सरकार ने पूछा कि फिर जो हिंदू मुसलमानों को बांटने की हमारी पॉलिसी है, फूट डालो और राज करो की नीति लागू करने की हमारी जो मंशा है उसका क्या होगा? तो अरुंडेल समिति ने कहा कि एक काम करिए कि मुसलमानों को आरक्षण दे दीजिए। तो मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा क्या हुआ कि मुस्लिमों के लिए
क्या लाया गया? मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली। मुस्लिमों को सीधे शब्दों में कैसे दिया? मुस्लिमों को आरक्षण दिया गया है ना, मुस्लिमों को एक तरह से आरक्षण दे दिया गया, इनको पृथक मताधिकार एवं है ना निर्वाचन प्रणाली इनको प्रदान की गई। ठीक है ना, तो इस वजह से 1909 का ये पार्लियामेंटो सुधार इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसीलिए इसे फूट डालो और राज करो की नीति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए भाई प्रीति ये बताइए किसके प्रशासन काल में अस्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था? भाई अगर हम अस्थायी बंदोबस्त की बात करें तो अस्थायी बंदोबस्त साथियों 1793 में लाया गया था। कहां पर लाया गया? बंगाल में लाया गया। कहां पर दोस्तों? बंगाल में लाया गया था। देखिए ऐसा है कि अगर वाकई में पूरा कंसेप्ट इसका आप समझें, ठीक है, तो 1793 में इसको बंगाल में लाया गया और साथियों इसको और क्या कहा जाता है? इसको इस्तमरारी व्यवस्था भी कहा जाता है। ठीक है ना, इस्तमरारी या इसको और क्या कह सकते हैं? तो भैया इसको जमींदारी व्यवस्था भी कह सकते हैं, जमींदारी व्यवस्था भी कह सकते हैं, या इसी को अस्थाई बंदोबस्त कहा जा रहा है। ठीक है, ये क्या था? ये भू राजस्व वसूलने का तरीका था। ये भू राजस्व वसूलने का क्या था साथियों? ये भू राजस्व वसूलने का तरीका था। किसके द्वारा लाया गया था भैया इसको? तो कार्नवालिस के द्वारा लाया गया था। देखिए अब इसमें अगर हम विस्तार पूर्वक बात करें तो भू राजस्व वसूलने के जो तरीके थे, शुरू में इस्तमरारी व्यवस्था चलती थी। कौन सी व्यवस्था चलती थी? शुरू में दोस्तों इस्तमरारी व्यवस्था चलती थी। और जो इस्तमरारी व्यवस्था थी साथियों, जो इस्तमरारी व्यवस्था थी इसका मतलब था कि ठेकेदारी व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था? ठेकेदारी व्यवस्था। इसको साथियों बंगाल में शुरू में अंग्रेजों की हुकूमत बंगाल में थी, तो इसको बंगाल में किसने स्टार्ट किया था? वॉरेन हेस्टिंग्स ने स्टार्ट किया था। किसने? वॉरेन हेस्टिंग्स ने स्टार्ट किया था। ठीक है ना, फिर आगे चलकर इस्तमरारी की जगह पर क्या लाया गया? इस्तमरारी की जगह पर साथियों अस्थाई बंदोबस्त लाया गया, जिसमें भू राजस्व वसूलने की जिम्मेदारी किसे दे दी गई? जमींदारों को दे दी गई। और यह कब लाया गया? यह भी साथियों बंगाल में ही लागू हुआ। हालांकि यह बंगाल के साथ साथ बिहार, उड़ीसा और यहां तक कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी लागू हुआ। कहां पर भैया? पूर्वी यूपी में भी इसको लागू किया गया। ठीक है ना। अच्छा, ये किसके समय में हुआ साथियों? तो ये कार्नवालिस के समय में हुआ। किसके समय में हुआ? कार्नवालिस के समय में हुआ। फिर चीजें और आगे बढ़ी और आप आगे देखेंगे कि भाई अंग्रेजों का साम्राज्य और बड़ा होता चला गया, तो इन्होंने क्या किया कि रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया। रैयतवाड़ी व्यवस्था में क्या होता था? रैयतवाड़ी व्यवस्था उस व्यवस्था को कहा जाता है जिसमें सीधे किसान से टैक्स लिया जाता है। ठीक है ना, सीधे किसान से टैक्स लिया जाता था। और यह व्यवस्था साथियों कहां लागू की गई? शुरू में मद्रास में लागू की गई, फिर आगे चलकर इसको बंबई में भी लागू किया गया। किसके द्वारा साथियों? तो आप देखेंगे थॉमस मुनरो के द्वारा इसको, या थॉमस मुनरो के द्वारा इसको लागू किया गया, जो उस समय मद्रास का गवर्नर था। ठीक है ना। फिर साथियों हम देखेंगे कि भाई अंग्रेजों का क्षेत्र और बड़ा हुआ, तो महालवाड़ी व्यवस्था अंग्रेज लेकर आए। और महालवाड़ी व्यवस्था में क्या था साथियों? तो भू राजस्व वसूलने के महालवाड़ी तरीके में सामूहिक कर वसूली होती थी। क्या होती थी? सामूहिक कर वसूली होती थी। और ये साथियों इन्होंने कहां पर लागू किया? पंजाब और साथ में जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र था वहां पर इसको इन्होंने लागू किया। किसके द्वारा भैया? तो कैप्टन रीड और हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा। किसके द्वारा लागू किया गया था इसको? हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा साथियों लागू किया गया था। यह कब की बात है भैया? तो यह लागू किया गया 1820 में, यह लागू किया गया 1822 में, यह लागू किया गया 1793 में। बात समझ रहे हैं ना? यह क्या हमने आपको बताया? यह साथियों हमने बताया आपको भू राजस्व वसूली के तरीके। भू राजस्व वसूली के तरीके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो किए गए। ठीक है ना। तो आप चाहे तो इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और एक ही जगह पर यह पूरा का पूरा मामला आपका क्लियर हुआ होगा। और पूरे देश के सबसे ज्यादा हिस्से पर, ठीक है, सबसे ज्यादा हिस्से पर यही चला करता था। और कितने हिस्से पर चलता था? 51%। ठीक है, तो देश का 51% क्षेत्र, ठीक है, इसी तरीके से टैक्स देता था। सबसे अच्छी व्यवस्था कौन सी थी? रैयतवाड़ी व्यवस्था थी, जिसमें सीधे किसानों से टैक्स लेते थे। तो बिचौलिए वाला, जमींदारी वाला कोई मामला, कोई बवाल था ही नहीं। ठीक है, चलिए तो अगले प्रश्न की तरफ चलें भैया। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले सेंसरशिप लागू किया था? सेंसरशिप क्या था पता है भैया? सेंसरशिप क्या था? ठीक है ना, सेंसरशिप का मतलब है कि समाचार पत्र जो है, आप सुनेंगे तो आपका मतलब खून खौल उठेगा कि इसमें यह नियम बनाया गया कि जो कुछ भी समाचार पत्र में कोई छापना चाहता है, कोई भी अगर समाचार पत्र में कुछ छापना चाहता है तो पहले जो मैटर छापना है वो सरकारी अधिकारियों के पास भिजवाओ। सरकारी अधिकारी उसको अप्रूव करेंगे कि हाँ मैटर बढ़िया है, छाप सकते हो।
तब आप उसे छाप सकते हो। इसी को कहा गया क्या? हाँ, इसी को कहा गया सेंसरशिप ऑफ द इंडिया प्रेस एक्ट। क्या कहा गया इसको? सेंसरशिप ऑफ द इंडिया प्रेस एक्ट, ऑफ द इंडिया प्रेस एक्ट। तो सीधा सीधा आपको ध्यान देने की जरूरत है, सेंसरशिप ऑफ द इंडिया प्रेस एक्ट। तो ऐसे सीधे सीधे याद रख लीजिएगा। ये कौन लेकर आया था साथियों? तो ये लेकर आया था वेलेजली। कब लेकर आया था भैया? 1799 में लेकर आया था। कब? 1799 में। ठीक है, तो ये साथियों क्या था? ये समाचार पत्रों पर पहली पाबंदी थी। समाचार पत्रों पर पहली पाबंदी यही लगाई गई थी। समाचार पत्रों पर पहली बार जो कोई पाबंदी लगाई गई वो यही लगाई गई थी साथियों। फिर क्या हुआ पता है? फिर 1823 में साथियों क्या लेकर आए? प्रेस अनुज्ञप्ति अधिनियम लाए। क्या ले आए भैया? प्रेस अनुज्ञप्ति अधिनियम। जो प्रेस अनुज्ञप्ति अधिनियम आया था, इसमें क्या था पता है? प्रेस अनुज्ञप्ति अधिनियम का मतलब हो गया द लाइसेंसिंग एक्ट लेकर आए, जिसमें लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया। लाइसेंसिंग एक्ट, द लाइसेंसिंग एक्ट ले आए। ठीक है, इस प्रकार आप देखेंगे तो ये समाचार पत्रों पर लगाया गया पहला प्रतिबंध है, ये समाचार पत्रों पर लगाया गया दूसरा प्रतिबंध है। फिर क्या हुआ? फिर 1835 में आया कौन? चार्ल्स मेटकाफ। और चार्ल्स मेटकाफ ने सारे प्रतिबंध हटा दिए। चार्ल्स मेटकाफ ने सारे प्रतिबंध हटा दिए और इसके लिए चार्ल्स मेटकाफ ने क्या किया? एक एक्ट पास किया जिसका नाम था द लिबरेशन ऑफ इंडिया प्रेस एक्ट, द लिबरेशन ऑफ इंडिया प्रेस एक्ट। और इसी वजह से आप देखते हैं कि भैया ये जो आपका कौन है, ये जो साथियों चार्ल्स मेटकाफ है, इसको क्या कहा जाता है? भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता। भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता इसे इसीलिए कहा जाता है। बात पकड़ में आ रही है? क्या मैं आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर करा पाया? बढ़िया है। क्या इसको बिल्कुल कॉपी में आपको लिखा होना चाहिए ना, क्योंकि आप सीक्वेंस से लिखेंगे कि पहली बार पाबंदी कब लगी, प्रेस अनुज्ञप्ति अधिनियम कब आया, और किसने जो है समाचार पत्रों से पाबंदी हटाई। और इन तीनों घटनाओं के बाद एक घटना और याद कर लीजिए, इन तीनों के बाद एक चीज और याद कर लीजिए, और वो है क्या? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। क्या भैया? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट याद कर लीजिए। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में क्या याद करेंगे कि भैया आया कब और रद्द कब हुआ। तो एक तो आया कब? 1878 में, और दूसरा रद्द कब हुआ? तो 1882 में। ये दोनों बातें याद करनी पड़ेंगी। लाया गया था लिट्टन के द्वारा, वायसराय लिट्टन, और रद्द किया गया था रिप्पन के द्वारा। किसके द्वारा? रिप्पन के द्वारा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट एक ऐसा अधिनियम था जो देसी भाषा में छपने वाले समाचार पत्रों पर लागू हुआ। देसी भाषा में छपने वाले समाचार पत्रों पर लागू हुआ। और हां, ये क्या किया इसने? इसी वजह से इसको मुंह बंद कर देने वाला कानून कहा जाता है। ठीक है ना? मुंह बंद कर देने वाला कानून कहा जाता है। बात समझ रहे हैं ना? तो इसी वजह से इसको देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इसको भैया देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम भी कहा जाता है। बात समझ रहे हो पूरी बात? जी हाँ, कंसेप्ट दिमाग में अगर क्लियर रहेगा तो दुनिया की कोई ताकत सिलेक्शन से नहीं रोक सकती। ठीक है ना? चलिए, हाँ जी, आइए इसका आंसर बताइए। सर टॉमस मुनरो किन वर्षों में मद्रास का गवर्नर रहा? भाई याद करो भाई, आदित्य, अजय, अंगद, काव्या, आकाश, निशांत, मलिंगा, बताओ। देखो, अगर हम इसकी बात करें, ये वही तो है जिसने 1820 में यहां पर क्या लागू किया था? रैयतवाड़ी व्यवस्था। क्या लागू की थी? रैयतवाड़ी व्यवस्था। इसका मतलब यह है कि इसमें से आंसर वही होगा जिसमें 1820 तो होना ही चाहिए। ठीक है, तो ये वाला तो नहीं होगा, बाकी तीनों में से कोई भी हो सकता है, लेकिन आंसर राइट क्या है? ये है 1820 से 1827। तो कई लोगों के लिए क्वेश्चन नया था, लेकिन फिर भी कई लोगों ने एकदम सटीक आंसर दिया, जैसे हिमांशु, सुचिता, प्रीति। वेरी गुड, है ना? इसलिए कहते हैं कि धरती वीरों से खाली नहीं है। ठीक है ना? हाँ जी, चलिए। रैयतवाड़ी प्रथा कब प्रारंभ की गई थी? तो बता चुके हैं कि रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है ये साथियों लाया था कौन? टॉमस मुनरो लाया था। कौन लाया था? टॉमस मुनरो लाया था 1820 में। कहां पर दोस्तों? मद्रास में। अभी थोड़ी देर पहले इसके बारे में बता चुके हैं। अच्छा, पहले मद्रास में लागू किया गया, फिर पूरे बंबई में भी इसका विस्तार हुआ, और देश के सर्वाधिक 51% क्षेत्र को यही वाला मामला कवर करता था। तो देश क्या ना, ब्रिटिश भारत का 51% क्षेत्र रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत आता था। ठीक है, चलिए भाई, फटाफट बताएंगे भाई। मृदुला, प्रिया, आशीष, तनु, रिंकी बताएंगे भाई। विद्यानंद, शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की वकालत किसने की थी? अब यहां ध्यान से सुनिएगा। क्या
भाई एक है साथियों मैकाले मिनट्स। क्या है भैया? मैकाले मिनट्स। क्या आपने कभी मैकाले मिनट्स का नाम सुना है? या तो आप इसको कहेंगे मैकाले मिनट्स या तो आप कहेंगे मैकाले घोषणा पत्र। क्या कहेंगे भैया? मैकाले घोषणा पत्र। अब ये साथियों आया था 1835 में, ठीक है। और इसमें क्या सिफारिश की गई? इसमें यह सलाह दी गई थी कि उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी हो। इसमें क्या सलाह दी गई? कि उच्च शिक्षा का जो माध्यम हो, मतलब मीडियम हो, ठीक है, उच्च शिक्षा का माध्यम क्या हो? अंग्रेजी हो। इसमें यह सलाह दी गई, ठीक है ना, उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी हो, ठीक है। अच्छा, तो इसी को साथियों क्या किया? गवर्नर जनरल, उस समय के गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक ने अप्रूव कर दिया, ठीक है ना। और इस प्रकार से ये लागू हुआ। तो जब भैया लागू हो गया तो 1835 में इस प्रकार से क्या हो गई? इस प्रकार से 1835 में आप देखेंगे तो भैया इस प्रकार से 1835 में कहते हैं कि आधुनिक या अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी। तो अगर कभी भी आपसे पूछे कि भारत में आधुनिक या अंग्रेजी शिक्षा की नींव कब पड़ी, अंग्रेजी शिक्षा की नींव कब पड़ी, तो क्या बताएंगे? है ना भैया? तो भैया याद रखेंगे यही आंसर होगा। एकदम डटे रहिए और इस बार सिलेक्शन लेकर दिखाइए, ठीक है भाई। तो इसी वजह से साथियों मैकाले को क्या कहा जाता है? इसी वजह से मैकाले को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया? अंग्रेजी शिक्षा का साथियों जनक कहा जाता है। बात समझ रहे हो? लेकिन लेकिन लेकिन, है ना, लेकिन रुकिएगा, एक और आपको बहुत ताकतवर प्रश्न बताते हैं। क्या कि अगर आपसे कहा जाए कि भारत में आधुनिक शिक्षा का जनक, तब भारत में आधुनिक शिक्षा का जनक किसे कहा जाता है भैया? भारत में आधुनिक शिक्षा का जनक बता दीजिए फटाफट। तो भारत में आधुनिक शिक्षा का जनक किसे कहा जाता है? जी हां, यहां पर यही तो जरूरी है कि यहां आधुनिक शिक्षा की नींव पड़ी, अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी, इसका जनक मैकाले है। लेकिन आधुनिक शिक्षा का जनक कौन है? तो भैया मैं कमेंट बॉक्स में देख रहा हूं, एक आंसर सही आया है संजीत का। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चार्ल्स ग्रांट। क्या नाम था भैया? चार्ल्स ग्रांट, ठीक है ना, चार्ल्स ग्रांट, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए जी हाँ, तो अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे भैया एकदम दहाड़ कर। भाई संजीत बताना कौन से वाली पेड बैच में लास्ट टाइम आपने इसको पढ़ा था, जो चार्ल्स ग्रांट वाला मामला हमने पढ़ाया था? हाँ जी, और बाकी यूट्यूब पर भी कई बार बताया है, आप निश्चित रूप से इसको याद रखें। चार्ल्स वुड वाला भी आता है, चार्ल्स वुड डिस्पैच याद है? इसी को कहा जाता है क्या? भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसको कहा जाता है? चार्ल्स वुड डिस्पैच को। जी हां बिल्कुल भाई संजीत, सही याद आया। तहलका सीबीटी 2 के लिए, एनटीपीसी सीबीटी 2 के तहलका बैच में पहली बार भाई संजीत बाबू ने पढ़ा था, तब से अभी तक याद है। चलिए मैकाले संबंधित किससे हैं भैया? मैकाले किससे संबंधित है? जोरदार तरीके से बताएंगे सभी लोग। हाजी भाई फटाफट बताना है कि भारतीय, जी हां, मैकाले किससे संबंधित है? अभी अभी तो बताया था, अंग्रेजी शिक्षा का जनक। जी हां, ताबड़तोड़ आंसर आने चाहिए, वही तो, ठीक है। अच्छा भैया, अस्थाई बंदोबस्त से कौन रिलेटेड है? कार्नवालिस रिलेटेड है, ठीक है, हाँ जी। और इसी प्रकार से सती प्रथा भैया विलियम बेंटिक के समय में पास हुआ था भैया, कानून राजा राम मोहन राय के प्रयास से। तो ये चीजें हैं, ठीक है। आइए ये देखिए, जिस गवर्नर जनरल ने दास प्रथा को समाप्त किया वो कौन था? जिस गवर्नर जनरल ने दास प्रथा को समाप्त किया। साथियों एक चीज देखिएगा, ये होता क्या है मैं आपको बताऊं। एक होता है भैया क्या, एक होता है सती प्रथा का अंत। एक होता है क्या? सती प्रथा का अंत कब हुआ? 1829 में, ठीक है ना, 1829 में। एक होता है साथियों ठगी प्रथा का अंत। क्या होता है भाई? ठगी प्रथा का अंत। ये कब हुआ था? ये 1830 में हुआ था। एक होता है साथियों क्या? दास प्रथा का, ठीक है ना, दास प्रथा का अंत। दास प्रथा का अंत ये कब हुआ था? 1843 में। एक होता है साथियों नर बलि प्रथा का अंत। किसका भैया? नर बलि प्रथा का अंत। ये कब हुआ था? 1844 में। एक होता है साथियों क्या? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम का आना, ठीक है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम का आना। तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब आया था? 1856 में आया था। एक था साथियों शारदा एक्ट, और शारदा एक्ट से क्या हुआ था? शारदा एक्ट से साथियों ये हुआ था कि बाल विवाह का अंत हो गया था। किसका भाई? बाल विवाह का साथियों अंत हो गया था। ये 1929 में पास हुआ था और 1930 में लागू हुआ था। अब है क्या कि ये क्या है? ये है क्या जो आखिर जो यहां पर आपको बता रहे हैं? तो ये भैया ये वो है, मतलब समझिए कि अंग्रेजों के द्वारा किए गए समाज सुधार, अंग्रेजों के द्वारा किए गए समाज सुधार हैं ये अंग्रेजों के द्वारा किए गए समाज सुधार हैं। और ये दोनों किसके समय में हुए थे? विलियम बेंटिक के समय में हुए थे। किसके समय में? विलियम बेंटिक के समय में हुए थे। ये वाला कब हुआ था भैया? तो ये वाला जब हुआ था तो उस समय कौन वायसराय था? सॉरी गवर्नर जनरल था, एलिनबरो गवर्नर जनरल था। ये जब हुआ था कब, तब कौन था भैया? यहां पर साथियों हार्डिंग प्रथम था, ठीक है। यहां पर कौन था भैया? तो यहां पर आप देखेंगे कैनिंग आ चुका था। कौन दोस्तों? कैनिंग आ चुका था। और यहां पर कौन था भैया? तो यहां पर साथियों इरविन था। वायसराय कौन था? इरविन था। आप सोचिए कि इसको एक साथ तो याद करने ही पड़ेगा, तभी तो बात बनेगी।
जबरदस्त तरीके से। क्यों भाई रुपेश? हाँ इधर ध्यान दो, ठीक है। तो भैया ये दास प्रथा की बात हो रही है और दास प्रथा के लिए क्या आंसर लगाना है? एलिन बरो आंसर लगाना है। क्या? एलिन बरो। ठीक बात है। चलें अगले प्रश्न की ओर। बहुत बढ़िया, अरे वाह रमन बाबू, लव यू टू। लेकिन हम ही को लव यू बोल रहे हो या किसी और को, ये भी बता देना। कमेंट बॉक्स में लव यू आए तो कोई भरोसा नहीं किसको बोला जा रहा है ना? हम ही को बोल रहे हो या किसी और को? चलो इधर ध्यान दो। डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार कौन हुआ था भाई साहब? डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार कौन हुआ था? अब आओ जरा बढ़िया सी ट्रिक ले लो। क्या ट्रिक है भैया? ट्रिक क्या है भाई? डलहौजी द्वारा हड़पे गए राज्यों के क्रम के लिए है ट्रिक कि सीताजी समलो। क्या ट्रिक है? सीताजी समलो बाग उधर झाड़ी में, ठीक है ना? बाग उधर कहां पर है? झाड़ी में है, ठीक है। मतलब सीता जी से कहा जा रहा है कि समलिए उधर झाड़ी में क्या है? बाग है। तो सीता जी समलो बाग उधर झाड़ी ने अवध की, ठीक है। अब मे को ने करना पड़ेगा ताकि ट्रिक फिट बैठ जाए, ठीक है ना? हाँ जी, क्या याद करना है? सीता जी समलो बाग उधर झाड़ी ने अवध की, ठीक है। और याद रखना साथियों, याद रखना डलहौजी भाई ब्रिटिश साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किसने किया था? ब्रिटिश साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार, ब्रिटिश साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किसने किया था? साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार कभी भी पूछता है तो आप यही आंसर बताएंगे, ठीक है ना? क्या बताएंगे भैया? डलहौजी बताएंगे, ठीक है। तो पहला कौन था? सतारा था। पहला कौन था भैया? सतारा था, ठीक है। यह देखिए ना इस ट्रिक में कि भैया सीता से सतारा ये पहला राज्य था जो हड़पा गया, ठीक है। ज से जैतपुर ये दूसरा था। संभलो से क्या? संभल ये तीसरा था जो हड़पा गया। बाग से क्या था भैया? बघाट, इसको भी याद रखिए। उधर से क्या हो जाएगा? उदयपुर, इसको भी याद रखिए। झाड़ी से क्या हो जाएगा? झांसी, इसको भी याद रखिए। ने से हो जाएगा क्या? नागपुर, इसको भी याद रखिए। और अवध से क्या होगा? अवध, ठीक है ना? तो कम से कम इस ट्रिक से ये तो याद होगा कि सतारा पहला था जो डलहौजी ने हड़पा था और अवध अंतिम था जो डलहौजी ने हड़पा था। और यह भी याद होगा कि इनके हड़पे जाने का क्रम क्या है? इनके हड़पे जाने का क्रम क्या है? समझ रहे हैं? चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलें। दौड़ा दौड़ा कर ये बताओ जरा, सिक्किम का भारत में विलय किसने किया था? तो सिक्किम पंजाब, सिक्किम और पंजाब, ठीक है ना? चलिए भैया, सिक्किम और पंजाब इन दोनों का विलय किसके समय में हुआ था भैया? तो डलहौजी के समय में ही हुआ था। किसके समय में? डलहौजी के समय में ही इसका विलय भारत में हुआ था, ठीक है। चलिए, हालांकि फिर भी आजादी तक यहां पर चोग्याल वंश का शासन था। आजादी तक यहां पर चोग्याल वंश का शासन था, ठीक है। चलिए मेहनत से पढ़ लीजिए कॉपी पेन लेकर। ये बताइए भाई, भारत के निम्नलिखित वायसरायों में से किसके काल में इंडियन पीनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए? जी हां, बिल्कुल एकदम सही जा रहे हैं कई लोग। कैनिंग भैया राइट आंसर होगा, ठीक है। याद करिए साथियों कि कैनिंग के शासन काल में ही आईपीसी 1860 में पास हुआ था। हालांकि लागू कब हुआ था ये आईपीसी? तो भैया 1862 में लागू हुआ था, ठीक है ना भाई। कब लागू हुआ था? 1862 में साथियों लागू हुआ था। आइए इसका आंसर बता दीजिए। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? भाई 1857 में तो क्रांति चल रही थी ना, 1857 की क्रांति याद है ना? तो 1857 में साथियों क्रांति चल रही थी और इलाहाबाद और उसके आसपास का जो क्षेत्र था, क्रांति का मुख्य केंद्र यही था। क्रांति का साथियों मुख्य केंद्र यही था, इसी वजह से इलाहाबाद को राजधानी बनाया गया। और उस समय वायसराय था कौन? तो उस समय कैनिंग ही वायसराय था, तो वही तो बनाएगा, ठीक है ना। चलिए ये देखिए भाई, देखिए जहां तक राजधानियों का सवाल है तो मैं आपको बता दूं कि भैया भाई ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता कब थी भैया? ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता कब रही? ब्रिटिश भारत की राजधानी शिमला, ठीक है ना। दूसरी राजधानी शिमला कब रही? शिमला भैया दूसरी राजधानी थी, पहली तो कलकत्ता ही थी, ठीक है। बाकी भाई ये जो इलाहाबाद वाला मामला आ रहा है, इलाहाबाद, तो इलाहाबाद क्या था भैया? ये आपातकालीन राजधानी बनाई गई थी। क्या बनाई गई थी? आपातकालीन राजधानी बनाई गई थी। फिर आगे चलकर दिल्ली को राजधानी कब बनाया गया? फिर आगे चलकर साथियों नई दिल्ली को राजधानी कब बनाया गया? बिल्कुल वीके का जीके अंदाज में पूरी जानकारी ले लो, लपेट लो, ठीक है। सुनो, ठीक है। कलकत्ता को राजधानी बनाया गया भैया, ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता को कब बनाया गया? 1772 में। शिमला को दूसरी राजधानी के रूप में किस गवर्नर जनरल ने इस्तेमाल किया? तो डलहौजी ने शिमला को दूसरी राजधानी बनाई थी। क्यों भैया? वह गर्मी के मौसम में उस समय एसी वेसी थोड़ा न होती थी, तो सीधा शिमला को, ठीक है, दूसरी राजधानी बना ली कि वहीं रहेंगे ठंडी में, सॉरी गर्मी में, ठीक है। इलाहाबाद को आपातकालीन राजधानी भाई कैनिंग ने बनाई, ठीक है, जिसके समय में 1857 की क्रांति हुई थी। दिल्ली को राजधानी बनाया गया, 1911 में घोषणा हुई थी, 1912 में राजधानी बनी थी। नई दिल्ली को राजधानी बनाया गया कब? फरवरी 1931 से, और तब से लेकर अभी तक यही है। अच्छा, आप कमेंट करके बताइएगा आपको क्या लगता है कि भारत की राजधानी फिर बदलेगी?
और अगर बदलेगी तो अगली राजधानी क्या हो सकती है? आपको क्या लगता है कि भारत की राजधानी बदलेगी, और अगर बदलेगी तो अगली राजधानी क्या हो सकती है आपके हिसाब से? चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलें भाई। प्रतिमा, महेश, ऋतु, राजपूत, रमन, रिंकी, आइए इस प्रश्न का आंसर भी बताइए। बहुत बढ़िया। हाँ, भागलपुर राजधानी बनाओगे? नहीं, ठीक है। चलो भैया ये बताओ जरा भाई, बताना है कि 1 नवंबर 1858 ईस्वी को महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र को इलाहाबाद में अर्थात प्रयागराज में किसने पढ़कर सुनाया था? चलिए भाई निशु बताएंगे। तो देखिए ऐसा है, ये सुनाया कौन था भाई? उस समय जो गवर्नर जनरल था उस समय कौन था भाई? कैनिंग ही तो था उस समय, कैनिंग ही तो था, तो कैनिंग ही तो सुनाएगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि ये इसको क्या कहते हो आप? इसी को तो कहते हो आप विक्टोरिया घोषणा। इसी को आप क्या कहते हो? इसी को आप कहते हो विक्टोरिया घोषणा। और साथियों विक्टोरिया घोषणा जो है ना, ये जो विक्टोरिया घोषणा है इसको क्या कहा जाता है? इसको शिक्षित वर्गों का, भारत के शिक्षित वर्गों का मैग्ना कार्टा कहा जाता है ना। भारत के शिक्षित वर्गों ने इसे अपने अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा। शिक्षित वर्गों ने अपने अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा, इसे अपने अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा। तो ये भी याद रखिएगा, है ना, अपने अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा। अब इसमें था क्या? देखिए इस घोषणा के साथ कई सारी चीजें हुई, ठीक है। इस घोषणा के साथ कई चीजें हुई। क्या हुआ भैया? इस घोषणा के साथ सबसे बड़ी चीज तो यह हुई कि मुगल सत्ता समाप्त हो गई। क्या हो गई भैया? मुगल सत्ता समाप्त हो गई। क्या हुआ भैया? मुगल सत्ता समाप्त हो गई। और क्या हुआ भैया? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता समाप्त हो गई, ठीक है। और क्या हुआ दोस्त? ब्रिटिश क्राउन की सत्ता शुरू हो गई। ब्रिटिश क्राउन की सत्ता क्या हो गई? शुरू हो गई। समझ रहे हैं ना? हाँ, तो भैया मुगलों की और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की कहानी खत्म और ब्रिटिश क्राउन की कहानी शुरू हो गई यहां से, ठीक है ना। चलिए इसका आंसर बताइए। भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना कब हुई थी? भाई प्रथम जनगणना की अगर हम बात करें तो साथियों आपको पता होगा कि पहली जनगणना 1872 में हुई थी, ठीक है। ये ओवरऑल पहली है, ठीक है ना। उस समय कौन था भैया? मेयो वायसराय था। और जहां तक पहली रेगुलर का सवाल है तो फर्स्ट रेगुलर सेंसस जो हुई थी, फर्स्ट रेगुलर वाली कब हुई थी? 1881 में हुई थी। कब हुई थी? 1881 में हुई थी। और उस समय वायसराय कौन था भैया? रिपन था। कौन था? रिपन था, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलें भैया। बिल्कुल बढ़िया सा क्वेश्चन है, ये बताइए दुनिया में पहली जनगणना स्वीडन में हुई थी भाई। ये बताओ भाई। राहुल, सीमा, प्रमोद बताओ भाई। राधे। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासी संस्थाएं 1882 में सशक्त बनाई गई। दरअसल में हुआ क्या था, मैं आपको बताऊं कि 1882 है ना, 1882 में पारित प्रस्ताव को क्या कहा जाता है? पारित प्रस्ताव को स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और इसी वजह से साथियों, ठीक है, मैग्ना कार्टा इसलिए भी कहते हैं क्योंकि इसने बहुत सारे सुधार किए स्थानीय स्वशासन में। और इसी वजह से आप देखेंगे कि रिपन को क्या कहा जाता है भैया? रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। अब जिसको यह लगता है कि स्थानीय स्वशासन क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं कि पंचायत राज और नगर पालिका जो आप देखते हैं, सुनते हैं, यह स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत ही आता है। जो पंचायत राज आप स्थानीय है ना देखते हैं, नगर पालिका देखते हैं, वो इसी के अंतर्गत आता है। हालांकि पंचायतों का शिल्पी किसे कहते हैं भैया? पंचायतों का शिल्पी किसे कहते हैं? तो साथियों बलवंत राय मेहता को पंचायतों का शिल्पी कहा जाता है। किसको? बलवंत राय मेहता को। निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से किसने कांग्रेस का अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली, है ना, क्या कहा? कहकर उपहास किया। अत्यधिक नहीं, ठीक है, अत्यधिक अल्पसंख्यक, अच्छा अत्यधिक, ठीक है। तो कहने का मतलब कि सूक्ष्मदर्शी लोगों की संस्था कहा था। कि किसके द्वारा यह कहा गया कि कांग्रेस बहुत कम लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है? बहुत कम लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है। यह किसने कहा था भैया? डफरिन ने कहा था। किसने? डफरिन ने कहा था, ठीक है। चलिए ये देखिए जरा, कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है। कांग्रेस पतन की ओर लड़खड़ा रही है। मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा यह है कि जब तक मैं भारत में हूं, कांग्रेस के शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। यह किसने कहा था? यह भैया करजन ने कहा था। बाकी तो आप जानते हैं कि कांग्रेस की स्थापना किसके समय में हुई थी? तो जिस समय कांग्रेस की स्थापना हुई थी उस समय साथियों भारत का गवर्नर जनरल या वायसराय कौन था? डफरिन था। कौन था भैया? डफरिन था, ठीक है ना। आइए ये देखिए जरा, निम्नलिखित में से कौन द प्रॉब्लम्स ऑफ द फॉर ईस्ट नामक पुस्तक लिखी थी? क्या आपने कभी सुना है कि ऐसी कोई किताब किसी गवर्नर जनरल ने लिखी है? शायद बहुत लोगों के लिए पहली बार होगा। और राइट आंसर बता दूं क्या है?
कर्जन है। राइट आंसर क्या है दोस्तों? कर्जन राइट आंसर है, ठीक है ना। कर्जन के समय में वैसे बहुत सारी चीजें हुई हैं, जैसे अगर आप याद करें तो कर्जन के समय में ही वर्ष 1902 में भाई भारतीय विश्वविद्यालय आयोग बना था कि नहीं, है ना। टॉमस रैले के दस्ता में भारतीय विश्वविद्यालय आयोग बना था और इसीलिए इसको रैले आयोग भी कहा जाता है। इसी की सिफारिश पर 1904 में कर्जन के समय में ही भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम भी आया था कि नहीं आया था भैया? भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम भी साथियों आया था 1904 में ही। आप देखेंगे कर्जन के समय में ही अभिनव भारत नाम की संस्था भाई वीर सावरकर के द्वारा स्थापित की गई थी, ठीक है ना। हाँ, इनके कर्जन के समय में बंगाल का विभाजन तो हुआ ही हुआ, कांग्रेस का बनारस अधिवेशन हुआ गोपाल कृष्ण गोखले के अध्यक्षता में, और 1905 में ही गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना करी, ठीक है ना। तो कर्जन ने इतना कर्जा ले लिया कि बंगाल बंट गया, ऐसे याद कर सकते हैं कि कर्जन ने बहुत कर्जा ले लिया। चलिए भाई, सोहन, श्वेता बताएंगे भाई, रेशमी, निशु, सविता बताइए जी। भारत में द्वैध शासन, साथियों द्वैध शासन की बात करें, अब जरा ध्यान दीजिएगा, द्वैध शासन पर विशेष रूप से आपको बताता हूं कि द्वैध शासन साथियों एक होता है विश्व स्तर पर, जैसे इस तरह का क्वेश्चन है ना भाई, द्वैध शासन का जनक पूछा जाता है, द्वैध शासन का जनक, ठीक है। तो विश्व स्तर पर जनक कौन है? विश्व स्तर पर जनक कौन है भैया? और एक होता है क्या बंगाल में द्वैध शासन का जनक कौन है, ठीक है ना। और एक होता है कि भाई प्रांतों में कब शुरू किया गया, प्रांतों में जनक नहीं पूछा जाता और केंद्र में भी जनक नहीं पूछा जाता, ठीक है ना। लेकिन जरा ध्यान दीजिएगा कैसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे विश्व स्तर पर इसके जनक कौन है? विश्व स्तर पर साथियों इसके जनक है लियोनिल कार्टिस। कौन है भैया? लियोनिल कार्टिस विश्व स्तर पर इसके जनक हैं, ठीक है ना। हाँ, द्वैध शासन का मतलब दोहरा शासन होता है, दोहरा शासन। जैसे आज के टाइम में आप देख लीजिए कि मुख्यमंत्री अपने हिसाब से, राज्यपाल अपने हिसाब से, तो इसको हम द्वैध शासन की संज्ञा दे सकते हैं, ठीक है ना। हाँ जी भैया, ठीक है। तो आप देखेंगे विश्व स्तर पर लियोनिल कार्टिस, बंगाल में कौन भैया? बंगाल में साथियों कौन? रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव ने 1765 में शुरू किया था, और साथियों किसने भाई? वॉरेन हेस्टिंग्स ने साथियों 1772 में खत्म कर दिया था, ठीक है। प्रांतों में साथियों 1919 में स्टार्ट किया गया था और केंद्र में 1935 में स्टार्ट किया गया था। तो ये बात आपको याद करनी होती है। फिलहाल इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है भैया? तो बिल्कुल आपको याद करने की जरूरत है कि इसका आंसर हो जाएगा, भारत में पूछ रहा है ना, भारत में मतलब केंद्र की बात हो रही है, भारत में द्वैध शासन प्रारंभ किया गया। एक मिनट, अब देखो भारत में पूछ रहा है तो वैसे तो बंगाल की बात कर नहीं रहा है, अब भारत की बात कर रहा है, तो केंद्र या प्रांत दोनों में से कौन सा लिया जाए? तो ऑप्शन में वैसे देखा जाए तो ए या सी दोनों में से एक ही होना चाहिए, लेकिन दिए गए विकल्प के आधार पर आप इसमें ए भी आंसर मान सकते हैं, सी भी मान सकते हैं, लेकिन प्रेफरेंस हम ए को ही देंगे, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि भारत की बात कर रहा है तो हम ये मानेंगे कि केंद्र की बात कर रहा है, तो केंद्र में 1935 में, ठीक है। ये बताइए जरा। हाँ जी भाई फटाफट बताएंगे सभी लोग। बिल्कुल बढ़िया सा प्रश्न है कि भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम द्वारा हुई थी? जरा समझिएगा कि भाई लोक सेवा आयोग की स्थापना साथियों 1926 में हुई, ठीक है। 1926 में हुई, और 1926 में साथियों ये जो स्थापना हुई थी तब इसका नाम ही क्या था? तब इसका नाम था लोक सेवा आयोग। क्या नाम था भैया? लोक सेवा आयोग नाम था, ठीक है, लोक सेवा आयोग नाम था। फिर क्या हुआ? 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत, भारत सरकार अधिनियम के तहत इसका नाम क्या कर दिया गया? हाँ, अधिनियम के तहत, ठीक है, तहत क्या किया गया? इसका नाम क्या कर दिया गया? संघ लोक सेवा आयोग कर दिया गया, संघ लोक सेवा आयोग कर दिया गया। बात समझ रहे हैं ना। फिलहाल इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई साहब? राइट आंसर इसका साथियों हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। वैसे अगर आपको याद हो तो ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 है, इसको और क्या कहा जाता है भैया? तो इसको साथियों मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी साथियों इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है, ठीक बात है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलें। निम्नलिखित में से कौन सा गवर्नर जनरल टीपू सुल्तान के समकालीन था भाई? हाँ जी, फटाफट बताएंगे जोरदार धमाकेदार तरीके से। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हम भूल गए हैं, सबका नाम लेते रहे तब हम याद रहे, नहीं तो हम भूल गए हैं। पढ़ाए कि नाम याद करें? बताओ, चलो जरा फटाफट बताओ जरा। निम्नलिखित में से कौन सा गवर्नर जनरल टीपू सुल्तान के समकालीन था भैया? तो ये देखिए कार्नवालिस, याद करिए कार्नवालिस के समय में ही तो हुआ था ना चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध, और चौथा जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ इसमें टीपू सुल्तान मारा गया था कि नहीं मारा गया था? ठीक है ना। तो चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू मारा गया था ना, टीपू मारा गया था, ठीक है ना। हाँ, कब की बात है? 1799 की बात है, तो याद तो करनी पड़ेगी। चलिए फिलहाल इसका आंसर भी बताइए फिर।
किस गवर्नर जनरल ने सरकारी खजाने को मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया? मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किसने किया भैया? वॉरेन हेस्टिंग ने। ठीक है, अच्छा ये बताइए कि कलकत्ता ब्रिटिश भारत की राजधानी कब बनी थी? कलकत्ता ब्रिटिश भारत की राजधानी इसी के समय में बनी थी, 1772 में। कब बनी थी भैया? 1772 में बनी थी कलकत्ता ब्रिटिश भारत की राजधानी। ठीक है ना, चलिए आगे देख लिया जाए भाई। किस गवर्नर जनरल ने कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के बीच शक्तियों का पृथक्करण किया? मतलब यह है कि न्यायपालिका अलग काम करे, कार्यपालिका अलग काम करे। तो भैया ये किसने किया? ये किया साथियों कॉर्नवालिस। याद करिए, कॉर्नवालिस लेकर आया था कॉर्नवालिस कोड। क्या लेकर आया था? कॉर्नवालिस कोड। और कॉर्नवालिस किसके लिए जाना जाता है भाई? कॉर्नवालिस की आप बात करें तो अस्थायी बंदोबस्त के लिए जाना जाता है, अस्थायी बंदोबस्त के लिए विशेष रूप से यह जाना जाता है। साथ में और किसके लिए जाना जाता है भाई? पुलिस सेवाओं का जनक है। किसका जनक है? पुलिस सेवा का जनक है। पुलिस सेवा का जनक होने के साथ साथ ये और किसका जनक है भैया? तो ये भाई सिविल सेवा का भी जनक है। ठीक है ना, सिविल सेवा का भी जनक है। तो बिल्कुल आपको याद करने की जरूरत है। और साथ में ये क्या लेकर आया था? कॉर्नवालिस संहिता। क्या? कॉर्नवालिस संहिता। ठीक है, बाकी वॉरेन हेस्टिंग के समय में क्या हुआ था? याद करिए, बहुत सारी चीजें हुई, जैसे कलकत्ता भारत की राजधानी बनी। ठीक है, और प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। ठीक है, और इसके अलावा द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था। मिंटो तो दो हैं, मिंटो प्रथम और द्वितीय। और करजन के समय में तो भाई कर्जा लेकर बंगाल बट गया। चलिए ये बताइए भैया। हाँ जी भैया, हाँ जी फटाफट, जबरदस्त धमाकेदार तरीके से, है ना भाई? भाई बंगाल का टाइगर किसे कहा जाता है? भाई बंगाल का टाइगर किसे कहा जाता है? जोरदार तरीके से बताएंगे सभी लोग। बंगाल टाइगर किसे कहा जाता है? भैया वेलेजली को कहा जाता है। और साथियों अगर हम वेलेजली की बात करते हैं तो ये वही है जिसने सहायक संधि शुरू की थी। क्या शुरू की थी इसने साथियों? सहायक संधि शुरू की थी। सहायक संधि साथियों इसने स्टार्ट करी थी। वैसे सहायक संधि का मतलब क्या था कि जो भी राज्य सहायक संधि स्वीकार करता था उसकी अपनी सेना समाप्त हो जाती थी और वहां पर अंग्रेजी सेना रख दी जाती थी उनकी सुरक्षा के लिए। ठीक है, तो जोरदार तरीके से सभी लोग सेशन को लाइक करते चलेंगे और कमेंट करके आंसर बताते रहेंगे। भाई राजेश, आदित्य, बालाजी, राहुल, बहुत बढ़िया भाई। विकास, पुष्पा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बताओ वेल्लोर में सिपाही विद्रोह साथियों, वेल्लोर में ये जो सिपाही विद्रोह है साथियों, ये वर्ष 1906 में हुआ था। कब हुआ था? वर्ष 1906 में हुआ था साथियों। धार्मिक कारण से ये विद्रोह हुआ था। कैसे हुआ था भैया? धार्मिक कारण से साथियों ये विद्रोह हुआ था। और आप देखेंगे कि इसको किसने किया था? तो 23वीं रेजिमेंट के सिपाहियों के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा दोस्तों? तो 23वीं रेजिमेंट के सिपाहियों के द्वारा किया गया था। 23वीं रेजिमेंट के सिपाहियों के द्वारा साथियों इसको किया गया था। जॉर्ज बार्लो। कौन भैया? जॉर्ज बार्लो। ठीक है ना, चलो इसका आंसर बता दो भैया जोरदार तरीके से। भाई सभी लोगों के आंसर आने चाहिए कि 1809 ईस्वी में अंग्रेजों को 1809 ईस्वी में अंग्रेजों और महाराजा रणजीत सिंह के बीच में कौन सा समझौता हुआ था? याद करिए, अमृतसर की संधि। और अमृतसर की संधि पर भाई देखिए किसने किसने हस्ताक्षर किए थे? तो भैया सिखों की तरफ से तो महाराजा रणजीत सिंह थे। ठीक है ना, और अंग्रेजों की तरफ से कौन था? चार्ल्स मेटकॉफ था। कौन था? चार्ल्स मेटकॉफ था। लेकिन ध्यान रहे कि चार्ल्स मेटकॉफ ने अंग्रेजों की तरफ से साइन जरूर किया था। चार्ल्स मेटकॉफ ने अंग्रेजों की तरफ से साइन जरूर किया था, लेकिन उस समय गवर्नर जनरल कौन था? मिंटो प्रथम था। ठीक है ना, हाँ जी भैया, मिंटो प्रथम था। ठीक है, तो इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा, मिंटो प्रथम था भैया। ठीक है, आइए। अच्छा, टीपू सुल्तान वाला क्वेश्चन कहां मिस हो गया? ये वाला, कौन सा गवर्नर जनरल टीपू सुल्तान के समकालीन था? अच्छा, इस वाले में क्वेश्चन है ना, ठीक है, बस एक ये वाला जो इसका एक्सप्लेनेशन बताया है ये वेलेजली वाला बता दिया है, बाकी क्वेश्चन ठीक है। ठीक है ना, अच्छा कॉर्नवालिस इसका आंसर क्यों है? कॉर्नवालिस इसका आंसर इस वजह से है क्योंकि कॉर्नवालिस के समय में तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। क्या हुआ था? तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। और यह तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध जो है कॉर्नवालिस के समय में 1790 में शुरू हुआ और 92 में खत्म हुआ। श्रीरंगपट्टम की संधि से इसका खात्मा हुआ था। ठीक है, श्रीरंगपट्टम की संधि से। ठीक है, तो बिल्कुल इसको याद करना है। फिलहाल हम कौन से क्वेश्चन पर थे भैया? इस वाले पर। ठीक है, तो अब जरा इसमें यह भी ध्यान दीजिएगा कि ये जो आप देख रहे हैं अमृतसर की संधि, इस संधि के तहत, ठीक है, इस संधि में क्या हुआ? इस संधि के तहत अंग्रेजों और सिखों के बीच की सीमा, इसके तहत क्या किया गया कि भैया अंग्रेजों और सिखों के बीच की सीमा सतलज नदी को मान लिया गया। ये क्या मान लिया? सीमा बनाई गई। ठीक है ना, सीमा निर्धारित हुआ कि भैया अब क्या होगा? अब जो है अंग्रेजों और सिखों के बीच सीमा कौन सी नदी मानी जाएगी? सतलज नदी। सतलज नदी के इस पार के क्षेत्र सिखों के और उस पार के क्षेत्र अंग्रेजों के। ठीक है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था भैया?
तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय, फटाफट बताने का प्रयास करेंगे। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, देखिए तो भैया देखो ऐसा है कि पहला वाला आप जानते हैं कि 1775 में शुरू हुआ था और 82 में खत्म हुआ था, ठीक है ना। दूसरा वाला कब हुआ था भैया? दूसरा वाला 1803 में शुरू हुआ और 5 में खत्म हुआ। और तीसरा वाला कब हुआ साथियों? तो 1817 में शुरू हुआ और 1818 में खत्म हुआ, ठीक है ना। अब बात को समझेंगे कि भैया इस वाले के समय कौन था, तो इस वाले के समय था साथियों वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है। सबसे जरूरी तो यही है कि यहां पर वॉरेन हेस्टिंग्स है, यहां पर लॉर्ड हेस्टिंग्स है। कौन है? लॉर्ड हेस्टिंग्स है, ये एकदम मत भूलिएगा, ठीक है ना। और यहां पर कौन है? यहां पर भैया वेलेजली है, यहां पर कौन है? वेलेजली है, ठीक है ना। तो बिल्कुल आप समझ गए होंगे कि राइट आंसर क्या होना चाहिए? हेस्टिंग्स होना चाहिए। क्या? हेस्टिंग्स, ठीक है। चलिए ये बताइए जरा। जी हाँ, अब इसका आंसर कौन बता रहा है? फटाफट आंसर आना चाहिए भैया, बहुत बढ़िया। बताना है कि कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना, अगर आप इसका ईयर जानते होते तो इसका आंसर तुरंत बता देते, 1835। अब बताइए कि 1835 में कौन रहा होगा? 1835 में विलियम बेंटिक। 1835 में ही तो विलियम बेंटिक ने मैकाले के सुझाव पर उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बनाया था, तो वही क्वेश्चन है, ठीक है। ये देखिए राजा राम मोहन राय किसके समकालीन थे भाई? राजा राम मोहन राय किसके समकालीन थे? तो भैया राजा राम मोहन राय विलियम बेंटिक के समकालीन थे। क्यों? कैसे याद रहेगा ये भाई? याद करिए, सती प्रथा का अंत इन्हीं के समय में तो हुआ था। सती प्रथा पर जो बैन लगाया गया था 1829 में, किसके प्रयासों से? किसके प्रयासों से सती प्रथा का अंत हुआ था? राजा राम मोहन राय। किसके प्रयासों से? राजा राम मोहन राय के प्रयासों से, ठीक है। शिशु हत्या पर पाबंदी किस गवर्नर जनरल के समय में लगाई गई थी? शिशु हत्या पर पाबंदी, ठीक है ना। चलिए फटाफट बताएंगे। अगर हम शिशु हत्या की बात करते हैं साथियों, दरअसल में यह है कि भ्रूण हत्या, ठीक है ना। हाँ, भ्रूण हत्या पर पाबंदी लगाई थी, भ्रूण हत्या पर रोक। तो भ्रूण हत्या पर रोक, ये क्वेश्चन ऐसे भी होता, ठीक है, कि भ्रूण हत्या पर रोक, तो आंसर क्या होता है आपका? विलियम बेंटिक। और विलियम बेंटिक के समय में तो सती प्रथा का अंत जो है, ठीक है ना, सती प्रथा का अंत और भ्रूण हत्या पर रोक दोनों ही याद करना है, ठीक है ना, दोनों ही याद करना है। चलिए, प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो भैया भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता भैया मेटकाफ को कहा जाता है। डलहौजी को क्या कहा जाता है भैया? रेलवे का जनक कहा जाता है। क्या भैया? रेलवे का जनक कहा जाता है। कहा जाता है कि नहीं कहा जाता है? और याद करिए भाई, इसी प्रकार से कर्जन को क्या कहा जाता है? कर्जन को कहा जाता है सबसे अलोकप्रिय वायसराय। सबसे अलोकप्रिय वायसराय भारत का कौन हुआ? सबसे अलोकप्रिय वायसराय अगर आपसे पूछेगा तो आप यही आंसर बताएंगे, सबसे लोकप्रिय वायसराय, ठीक है। और अगर आप देखेंगे साथियों, होता क्या है कि भाई ये जो आपका रिपन था, रिपन को क्या माना जाता है? ये सबसे लोकप्रिय वायसराय माना जाता है। ये क्या है भैया? सबसे लोकप्रिय वायसराय, सबसे लोकप्रिय वायसराय। तो बिल्कुल महत्वपूर्ण है, सबसे लोकप्रिय पूछे तो ये बताएंगे। और हां, अगर आप देखें साथियों कि कर्जन, भाई इसे आधुनिक भारत का औरंगजेब कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? आधुनिक भारत का औरंगजेब। इसको आधुनिक भारत का औरंगजेब किसने कहा था? इसे आधुनिक भारत का साथियों औरंगजेब कहा गया था। किसके द्वारा? भाई गोपाल कृष्ण गोखले ने इसको आधुनिक भारत का औरंगजेब कहा था, ठीक है ना। आधुनिक भारत का औरंगजेब कहा था, ठीक है ना। बिल्कुल 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 सही कहा भाई संजीत कि रिपन को जो है और क्या कहा जाता है? भारत का उद्धारक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का उद्धारक भी कहा जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल के द्वारा इनको भारत का उद्धारक कहा गया था। किसके द्वारा? फ्लोरेंस नाइटिंगेल के द्वारा, ठीक है ना। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को जानते होंगे आप कि ये भैया क्या है? आधुनिक नर्सिंग की जननी है, आधुनिक नर्सिंग की जननी, ठीक है। तो बिल्कुल याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। ये बताइए, किस गवर्नर जनरल के समय अदालत की भाषा फारसी के बदले देसी भाषाएं बना दी गई? मतलब समझ रहे हैं भाई, मुगलों की दरबारी भाषा क्या थी? याद करिए, मुगलों की दरबारी भाषा फारसी थी, ठीक ही नहीं थी भाई? मुगलों की दरबारी भाषा फारसी थी। विलियम बेंटिक के समय में फारसी भाषा को हटा दिया गया, जहां जो क्षेत्र था वहां वो देसी भाषा लागू कर दी गई, ठीक है ना। हाँ, देशी भाषा लागू कर दी गई। चलिए आगे देख लिया जाए भैया। ये देखिए, वाह क्या बात है। अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करें, किस्मत की आजमाइश तो जुए में होती है, ठीक है। तो अगर कोई ऐसा है जो किस्मत के भरोसे सफलता पाना चाहता है तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बंधुओं, सीधी सी बात है कि किस्मत के भरोसे मिली हुई सफलता कितने दिनों तक टिकेगी इसकी कहीं से कोई गारंटी नहीं है। और किस्मत की आजमाइश आप अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी आजमाइश तो केवल जुए में होती है, ठीक है। तो जीवन में सफल होना है तो मेहनत करिए। ये बताइए,
चलिए फटाफट बताएंगे। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में शुरू हुआ था भाई? देखो जहां तक आंग्ल अफगान युद्ध का सवाल है, किसका भैया? आंग्ल अफगान युद्ध। देखिए आंग्ल अफगान युद्धों की अगर हम बात करें साथियों, किसकी बात कर रहे हैं? एंग्लो अफगान वॉर, ठीक है ना। अब एक होमवर्क नोट कर लो, जितने भी लोग मेहनत से पढ़ते हैं उनके लिए एक होमवर्क है कि एक काम करिए, जितने भी एंग्लो अफगान वॉर है, एंग्लो बर्मा वॉर है, एंग्लो मराठा है, एंग्लो मैसूर है, एंग्लो नेपाल है, ठीक है, इनको याद कर डालना, ठीक है, मेहनत से। अब जरा ध्यान दो भाई, एंग्लो अफगान वॉर की बात करें साथियों तो पहला वाला हुआ कब? 1839 से 42, 1839 से 42। दूसरा वाला कब हुआ भैया? तो दूसरा वाला हुआ साथियों 1878 से 80। तीसरा वाला कब हुआ भैया? तीसरा वाला हुआ 1919, ठीक है ना। अब देखिए जरा कि भाई इस वाले के समय कौन था? इस वाले के समय ऑकलैंड था। इस वाले के समय कौन था भैया? तो इस वाले के समय आप देखेंगे तो ये था लिटन। कौन था? लिटन था। और इस वाले के समय कौन था? इस वाले के समय चेम्सफोर्ड था। कौन था? चेम्सफोर्ड था, ठीक है ना। तो भाई गवर्नर जनरल, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन आता है। वैसे ऑकलैंड याद करिए, ऑकलैंड कौन है? जीटी रोड याद है आपको? तो जीटी रोड ऑकलैंड ने ही नाम दिया था। किसने भैया? जीटी रोड। ये देखिए ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत निम्नलिखित में से किसने करवाई थी भैया? तो इसी ने कराई थी, ठीक है। किसने कराई थी? इसी ने कराई थी, ऑकलैंड ने, ठीक है। और वैसे जीटी रोड का पुराना नाम क्या है भैया? जीटी रोड का पुराना नाम क्या था? तो जीटी रोड का साथियों जो नाम था, जो इसने बदल दिया था, वो था क्या? सड़क ए आजम। क्या नाम था भैया? सड़क ए आजम या शेरशाह सूरी मार्ग। सड़क ए आजम या शेरशाह सूरी मार्ग। हालांकि प्राचीन काल में इसी मार्ग को कभी चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था और तब इसका नाम उत्तरापथ हुआ करता था। क्या? उत्तरापथ हुआ करता था, ठीक है। आइए ये बताइए जरा। हाँ जी, अब आपको बताना है साथियों कि रविवार के दिन छुट्टी की शुरुआत किसके कार्यकाल में हुई थी? रविवार के दिन छुट्टी की शुरुआत किसके कार्यकाल में हुई थी? जी हाँ, तो रविवार के दिन साथियों छुट्टी वाला मामला एलिनबरो के समय में शुरू हुआ। किसके समय में? एलिनबरो के समय में शुरू हुआ था, ठीक है। चलिए ये बताइए, भारत में नर बलि प्रथा पर पाबंदी किसके समय में लगाई गई थी? जी हाँ, जबरदस्त तरीके से बताएंगे भाई। नर बलि प्रथा पर पाबंदी की बात करें साथियों तो ये 1844 की घटना है ना। और देखिए नर बलि किसके बीच प्रचलित थी? नर बलि मतलब इंसानों की बलि दे देते थे। ये कौन सी जनजाति के द्वारा ऐसा किया जाता था? तो खोंड जनजाति साथियों ऐसा करती थी। और ये कहां पर पाई जाती थी? उड़ीसा में पाई जाती थी। कहां पर भैया? उड़ीसा में पाई जाती थी। तो भैया नर बलि प्रथा पर अंत लगाया हार्डिंग। बहुत हार्ड व्यक्ति था। देखिए एक हार्डिंग प्रथम है और एक हार्डिंग द्वितीय है। एक हार्डिंग प्रथम है और एक हार्डिंग द्वितीय है, समझ रहे हैं ना। तो हार्डिंग द्वितीय वो है जिसके समय में हार्डिंग बम कांड हुआ था, दिल्ली दरबार हुआ था, ठीक है ना। हाँ वो अलग है, ये अलग है। चलिए ये बता दीजिए, डलहौजी का कार्यकाल बताना है भाई। ब्रिटिश साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार डलहौजी के शासनकाल में ही हुआ था। डलहौजी के शासनकाल में हुआ था ना। तो डलहौजी का कार्यकाल 1848 से 1856, 1848 से 1856, ठीक है ना। आइए इसका आंसर बताइए भाई। इनाम कमीशन की स्थापना किस गवर्नर जनरल के समय में हुई थी? इनाम कमीशन की स्थापना कब हुई थी भैया? तो ये साथियों 1852 में इसकी स्थापना हुई थी। कब? 1852 में इसकी स्थापना हुई थी। और इस समय तो आप समझ सकते हैं कि कौन गवर्नर जनरल था? डलहौजी इस समय गवर्नर जनरल था। भाई डलहौजी के समय में बहुत सारी चीजें हुई हैं। जैसे आप देखिएगा, एक तो इसने व्यापकता का सिद्धांत अपनाया। व्यापकता का सिद्धांत, देखो एक बात समझना, व्यापकता का जो सिद्धांत है इसको हम और क्या कह सकते हैं? इसको भैया कई बार ऐसे लिख कर आता है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। क्या लिख कर आता है? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ठीक है ना। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ठीक है। और इसी को आप और क्या कह सकते हैं भैया? तो इसी के अंतर्गत था भैया गोद निषेध का सिद्धांत। क्या? गोद निषेध का सिद्धांत। तो गोद निषेध सिद्धांत भी आप याद कर सकते हैं। क्या याद कर सकते हैं? गोद निषेध सिद्धांत, आप इसको याद कर सकते हैं। क्लियर बात है? गोद निषेध सिद्धांत यह भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी डलहौजी के समय में, ठीक है, याद करिए बहुत सारी चीजें हैं। जैसे भाई रेलवे डलहौजी के समय में चली थी, पहली रेल, ठीक है। इसी प्रकार से भाई पहला डाक टिकट डलहौजी के समय में जारी हुआ था। पहला डाक टिकट साथियों जारी हुआ था। इसी प्रकार से याद करिए भाई डलहौजी के समय में ही भाई पहला, है ना, पहली टेलीग्राफ लाइन बिछाई गई थी। पहली टेलीग्राफ लाइन बिछाई गई थी, ठीक है। डलहौजी के समय में ही जो बंदरगाह है, बंदरगाह का मतलब पोर्ट, ठीक है ना, पोर्ट जो है को अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह के लिए, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए खोला गया था। व्यापार के लिए क्या कर दिया गया था? ओपन कर दिया गया था, ओपन फॉर ऑल, ठीक है ना। हाँ जी, तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जो डलहौजी के समय में हुई थी, ठीक है। आइए ये देखिए,
जी हाँ, क्या बात है भैया। तो रेलवे के लिए आरपीएफ, रेलवे आरपीएफ के लिए शानदार संरक्षक बैच तूफान मचा रहा है और साथ में वीके 10 कूपन कोड यूज करने पर 10% का डिस्काउंट भी जबरदस्त है ना आपका सपोर्ट करेगा। ठीक है, चलिए ये बताइए जरा, वुड डिस्पैच। भैया वुड डिस्पैच बड़ा महत्वपूर्ण है, ठीक है ना, वुड डिस्पैच बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय पर जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम कराने का प्रयास कर रहे हैं बढ़िया कंसेप्ट के साथ, ठीक है ना। हाँ भाई हिमांशु, चलिए तो देखिएगा, वुड डिस्पैच को क्या कहा जाता है पता है? वुड डिस्पैच को कहा जाता है भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा। आखिर इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा क्यों कहते हैं? आखिर इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है, कोई बता सकता है? भाई सबसे पहली और जरूरी चीज तो यह है कि यह किससे संबंधित था? यह उच्च शिक्षा से संबंधित था। किससे संबंधित था वुड डिस्पैच? उच्च शिक्षा से संबंधित था और साथ में महिला शिक्षा से संबंधित था। और इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहने के पीछे सबसे बड़ा कारण है कि भैया क्या हुआ, बंबई में, ठीक है ना, मद्रास में और कलकत्ता में, इन तीनों जगहों पर एक एक विश्वविद्यालय की स्थापना की सलाह इसी ने दी थी जो 1856 में स्थापित हुआ, ठीक है ना। तो कह सकते हैं कि की सलाह पर स्थापना, की सलाह पर स्थापना, इसी वजह से इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसी वजह से इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा साथियों कहा जाता है। ठीक बात है ना, याद रहेगा पक्का। हाँ जी, चार्ल्स वुड डिस्पैच 1854 में आया था। कब आया था भैया? 1854 में आया था। ठीक है, चलिए बिल्कुल ये बताइए भाई कुलदीप बाबू, भारत में पहली बार डाक टिकट कब जारी किया गया था भाई? बताएंगे भाई गुड़िया रानी, मृदुला, राजू, सीमा, बताएंगे भाई त्रिलोकी जी। तो भैया पहली बार डाक टिकट कब जारी किया गया? 1854 में तो जारी किया गया था, ठीक है। और उस समय कौन गवर्नर जनरल था? डलहौजी गवर्नर जनरल था। कौन था? डलहौजी गवर्नर जनरल था। किस गवर्नर जनरल ने गंगा नहर का निर्माण शुरू कराया था? देखिए गंगा नहर का निर्माण की अगर हम बात करें तो भैया ये निर्माण 1840 में दोस्तों शुरू हुआ था और 1854 में जाकर ये निर्माण कंप्लीट हुआ था। 1840 में इसका निर्माण शुरू हुआ था, ठीक है, और ये उत्तर प्रदेश में है और 1854 में जाकर साथियों इसका खत्म हुआ था निर्माण कार्य, ठीक है ना। चलिए आगे देख लिया जाए, बताएंगे भैया अनिल। ये बताइए जरा, किस गवर्नर जनरल ने सर्वप्रथम सार्वजनिक निर्माण का सैनिक विभाग से अलग किया? मतलब सार्वजनिक निर्माण विभाग, याद करिए, सार्वजनिक निर्माण विभाग का मतलब हो गया क्या? पीडब्ल्यूडी, पब्लिक वाला डिपार्टमेंट, ठीक है, पब्लिक वाला डिपार्टमेंट। तो भैया ये भी किसके समय में आया था? डलहौजी के समय में। किसके समय में साथियों? डलहौजी के समय में आया था, ठीक है। ये देखिए, कलकत्ता से आगरा के बीच टेलीग्राफ लाइन की स्थापना किस गवर्नर जनरल के समय में हुई थी? भाई कलकत्ता से आगरा के बीच में पहली टेलीग्राफ लाइन 1853 में बिछाई गई थी। कब बिछाई गई थी? आंसर देने का प्रयास करेंगे फटाफट भाई। तो कब बिछाई गई थी? 1853 में। तो 1853 में तो डलहौजी ही था, है कि नहीं? डलहौजी ही था ना, ठीक है। ये बताइए भाई, किस गवर्नर जनरल ने शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई? शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाएंगी भाई। तो ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई किसने? तो भैया डलहौजी के द्वारा शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई गई थी। भाई देखिए ग्रीष्मकालीन राजधानी क्यों? ग्रीष्मकालीन राजधानी इसलिए क्योंकि भैया गर्मियों के मौसम में आज के जैसी एसी वाली व्यवस्था तो थी नहीं, तो इसने सोचा कि सीधा शिमला ही राजधानी बना लेते हैं, वहीं बैठेंगे चुप पे ठंड में, है ना। ये बताओ किसके कार्यकाल में प्रत्येक प्रेसिडेंसी में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई? तो देखिए याद करिए, वैसे तो अगर आपको याद हो तो भैया पहला सुप्रीम कोर्ट कहां स्थापित हुआ था? कलकत्ता में स्थापित हुआ था, ठीक है ना, 1773 के कानून के तहत 1774 में, ठीक है ना। हाँ जी, इस समय गवर्नर जनरल कौन था भाई? इस समय गवर्नर जनरल था वॉरेन हेस्टिंग्स। कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स था। तो वो अलग चीज है, ठीक है ना, वॉरेन हेस्टिंग्स था। लेकिन यहां पर आप देखिए भाई, देखिए पहली बार क्या हुआ? बंबई, मद्रास व कलकत्ता, बंबई, मद्रास, कलकत्ता, क्या भैया बीएमसी शॉर्टकट में हो जाएगा बंबई, ठीक है। यही तो प्रेसिडेंसी थी तीन, अंग्रेजों की यही तीन प्रमुख प्रेसिडेंसियां थी, बंबई, मद्रास और कलकत्ता। तो बंबई, मद्रास और कलकत्ता में एक एक हाईकोर्ट की स्थापना, एक एक हाईकोर्ट की स्थापना का प्रावधान 1861 में किया गया था और 1862 में स्थापना की गई थी। 1861 में किया गया था, 1862 में स्थापना की गई थी, ठीक है। और ये उस समय गवर्नर जनरल कौन था या वायसराय कौन था भैया? कैनिंग था। कौन था भैया? कैनिंग था, ठीक है ना। चलिए आगे देख लिया जाए भाई। ये बताइए
विधवा पुनर्विवाह अधिनियम निम्नलिखित में से किसके कार्यकाल में पास हुआ था? देखिए, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम साथियों ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से पास हुआ था। किसके प्रयासों से? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से पास हुआ था, ठीक है ना, के प्रयास से पास हुआ, के प्रयासों से साथियों पास हुआ था, ठीक है ना। और राइट आंसर है क्या भैया? तो ये पास हुआ था किसके समय में? कैनिंग के समय में। और कैनिंग के समय में भैया कब? 1856 में। कब? 1856 में, ठीक है। और यहां से विधवा पुनर्विवाह की शुरुआत हो गई थी, ठीक है ना। ये देखिए जरा, भारत तथा लंदन के बीच समुद्री टेलीग्राफ सेवा की शुरुआत किसके कार्यकाल में हुई थी भैया? किसके कार्यकाल में हुई थी? अच्छा, भारत तथा, देखिए पहली टेलीग्राफ लाइन कब बिछाई गई थी? तो पहली टेलीग्राफ लाइन, तो भैया अगर पहली टेलीग्राफ लाइन की बात करें, पहली टेलीग्राफ लाइन भारत में पहली टेलीग्राफ लाइन जो बिछाई गई थी वो 1853 में बिछाई गई थी। अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था डलहौजी के समय में। किसके समय में? डलहौजी के समय में। लेकिन भारत और लंदन के बीच, मतलब भारत से लंदन भी टेलीग्राफ भेजा जा सके, ये साथियों जॉन लॉरेंस के समय में हुआ था। किसके समय में? जॉन लॉरेंस के समय में, ठीक है ना। चलिए आगे देख लिया जाए भाई, जोरदार। मैं क्यों फोनो कोनी लानी, क्या बता रहे हो भाई? चलो ये बताओ, रेलवे विभाग का सरकारीकरण कब हुआ? तो रेलवे विभाग का सरकारीकरण, देखिए क्या है कि आप ये जानते होंगे कि अगर आपसे पूछ लिया कि भाई पहली रेल कब चली, ठीक है ना, हाँ, फिर क्या हुआ भैया? इसका राष्ट्रीयकरण, है ना, या इसको कह लीजिए सरकारीकरण, ठीक है। सरकारीकरण मतलब इसको सरकारी किया गया। सरकारीकरण कब किया गया? फिर एक क्वेश्चन भैया, सर्वाधिक रेल लाइनें किसके समय में बिछाई गई? सर्वाधिक रेल लाइनें जो है वो किसके समय में बिछाई गई थी, ठीक है, सर्वाधिक रेल लाइनें। फिर पूछ सकता है भैया रेलवे बोर्ड का गठन किसके समय में हुआ? रेलवे बोर्ड का गठन, ठीक है ना, रेलवे बोर्ड का गठन किसके समय में हुआ, ठीक है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं, पूछ ले, ठीक है। पहला पृथक रेलवे बजट, पहला, ठीक है, क्या है भैया? पहला रेलवे बजट अलग से कब आया? पहला रेलवे बजट अलग से किसके समय में आया था? तो वो क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। तो आइए जरा देखने का प्रयास करेंगे भाई। सबसे पहले तो पहली रेल साथियों जब चलाई गई तो भैया डलहौजी गवर्नर जनरल था, डलहौजी था भैया, ठीक है। जब इसका सरकारीकरण हुआ तो मेयो था। कौन था? मेयो था। सर्वाधिक रेल लाइनें और रेलवे बोर्ड का गठन किसके समय में हुआ था? कर्जन के समय में हुआ था। और पहला जो पृथक रेलवे बजट आया था उस समय जो है कौन था? रीडिंग था। कौन था भैया? रीडिंग था, ठीक है ना। हाँ जी, कौन था? रीडिंग था। तो बिल्कुल याद करने की जरूरत पड़ती है, ठीक, बहुत बढ़िया भैया मन। चलो, तो फिलहाल इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया? तो मेयो हो जाएगा, मेयो। और मेयो के समय में याद करिए क्या हुआ था? मेयो कॉलेज कहां स्थापित किया गया था? तो मेयो के द्वारा, ठीक है, मेयो कॉलेज स्थापित किया गया था अजमेर में। कहां पर स्थापित किया गया था भैया? अजमेर में मेयो के द्वारा मेयो कॉलेज स्थापित किया गया था। और इसी के समय में पहली बार क्या हुआ था? पहली बार जनगणना भी हुई थी। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत के समय भारत का वायसराय कौन था? भाई देखो, द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत की अगर हम बात करें तो साथियों ये 1844 में शुरू हुआ था, सॉरी 1944 में, 1939 में शुरू हुआ था। कब? देखिए, दो विश्व युद्ध हुए, एक सीधी सी बात समझ लीजिए, दो विश्व युद्ध हुए। एक हुआ था 1914 से 18, ठीक है, दूसरा वो हुआ था कब? 1939 से 1945। ये तो दो है, यही दो तो है, ठीक है ना। अब आप इसमें ये देख लीजिए कि भैया जब ये वाला शुरू हुआ तब कौन वायसराय था देश का? तो भैया इस समय वायसराय था हार्डिंग द्वितीय, था कि नहीं? ये वाला जब शुरू हुआ तब कौन था? तो इस समय था भैया लिनलिथगो। कौन था? लिनलिथगो, ठीक है। वायसराय कौन था यहाँ पर? लिनलिथगो था, ठीक है। तो जब ये पहला वाला शुरू हुआ तो हार्डिंग द्वितीय, दूसरा वाला शुरू हुआ तो लिनलिथगो। ये सीधी सी बात आपको ध्यान देनी है। यहाँ दूसरा पूछ रहा है तो लिनलिथगो बता लेंगे, ठीक है। ये देखिए जरा, हाँ जी, बताना है पंजाब के कूका आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? पंजाब का कूका आंदोलन कब हुआ था? याद करिए भाई, पंजाब का कूका आंदोलन राम सिंह कूका के नेतृत्व में हुआ था। किसके नेतृत्व में? राम सिंह कूका के नेतृत्व में हुआ था। कब हुआ था भैया? 1872 में हुआ था, 1872 में हुआ था। अब आप सोच के देखिए कि 1872 में ही तो पहली जनगणना हुई थी, 1872 में ही तो पहली जनगणना हुई थी। और पहली जनगणना जब हुई थी तब कौन वायसराय था? याद है ना कौन वायसराय था? तब तो बता ही लोगे ना कौन था? मेयो, ठीक है। हाँ, तो चीजों को थोड़ा रिलेट करके भी कभी कभी याद करते हैं तो चीजें लंबे समय तक याद रहती हैं। हाँ जी, ये बताइए, ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को कैसरे हिंद की उपाधि, देखिए क्या आपने कभी ये सुना है कि दिल्ली दरबार कब आयोजित हुआ था? तो दिल्ली दरबार 3 बार हुए हैं, पता है? दिल्ली दरबार 3 बार हुए हैं। पहली बार कब हुआ था? ठीक है, पहली बार हुआ था साथियों 1877 में,
ठीक है ना। और कौन आया था, तो महारानी विक्टोरिया के आगमन पर महारानी विक्टोरिया आई थी। कौन आया था, महारानी विक्टोरिया आई थी भैया, ठीक है। और कौन था वायसराय इस समय, तो भैया वायसराय इस समय हुआ करता था लिटन। कौन वायसराय था इस समय, वायसराय था लिटन, ठीक है। दूसरी बार कब हुआ था, 1903 में हुआ था, ठीक है। तो इस समय कौन आया था, ब्रिटिश सम्राट विलियम 6 आए थे, ब्रिटिश सम्राट विलियम 6 आए थे, ठीक है ना। और इस समय वायसराय कौन हुआ करता था, तो इस समय वायसराय आप समझ रहे हैं कि कर्जन था, वायसराय कर्जन के समय में, ठीक है ना। अच्छा, तीसरी बार जब हुआ तो 1911 में हुआ। और इसमें कौन आया था भैया, तो जॉर्ज पंचम और उनकी रानी मैरी आई हुई थी। और इस समय वायसराय कौन था, तो भैया इस समय वायसराय कौन था, वायसराय हार्डिंग द्वितीय था। कौन था, हार्डिंग द्वितीय था, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, बढ़िया सा प्रश्न है। और ये आंसर क्या है, लिट्टन। क्या है भैया, लिट्टन। और ये देखिएगा इनको कौन सी उपाधि मिली थी यहां पर, कैसरे हिंद की उपाधि। कैसरे हिंद की उपाधि आगे चलकर महात्मा गांधी को भी मिली थी, ठीक है ना। हाँ, तो भैया बढ़िया तरीके से याद करेंगे, जबरदस्त धमाकेदार तरीके से। अच्छा, सेशन को जिसने भी लाइक वाइक ना किया हो लाइक कर दीजिएगा सभी लोग, जोरदार तरीके से, कोई कंजूसी नहीं भाई। टॉपिक ही ऐसा है कि सबके लिए इस टॉपिक में अच्छे से सारे क्वेश्चन का सही आंसर कर पाना, है ना, पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप प्रयास कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और प्रैक्टिस करेंगे तो मिलकर एकदम एक ऐसा तैयार करेंगे कंटेंट कि सबकी जबान पर होगा और एग्जाम में तहलका मचा देंगे। ये बताइए, किस वायसराय ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित कर भारतीय समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगाए थे, तो भैया लिट्टन के समय में इसको पारित किया गया था 1878 में। कब भैया, 1878 में साथियों। ये बताइए, प्रथम कारखाना अधिनियम, भाई देखिए प्रथम कारखाना अधिनियम कब लाया गया था, 1881 में लाया गया था। और 1881 में ही पहली जनगणना भी तो हुई थी। पहली जो रेगुलर सेंसस हुई थी, पहली जो नियमित जनगणना हुई थी, वो साथियों रिपन के समय में 1881 में हुई थी कि नहीं। हाँ जी। इल्बर्ट बिल का संबंध किससे है, इल्बर्ट बिल क्या था पता है, इल्बर्ट बिल 1884 में लाया गया था। इसमें यह था कि देखिए इल्बर्ट बिल को लाकर यह प्रयास किया जा रहा था कि भारतीय जजों को भी यूरोपीय जजों के समान अधिकार दिए जाएं। अब आप कहेंगे सर अधिकार नहीं थे क्या, तो नहीं थे। दरअसल में ऐसा था नियम कि भारतीय लोग तो एक तो बड़ी मेहनत से जज बन पाते थे, ठीक है। तो भारतीय जज जो होते थे, भारतीय जो जज होते थे, उनको यूरोपीय लोगों के मुकदमे की सुनवाई करने का अधिकार नहीं था। तो रिपन ने क्या किया, रिपन ने साथियों इल्बर्ट बिल लाकर, ठीक है, भारतीय जजों को भी यूरोपियों के मुकदमे सुनने का अधिकार देना चाहा। इसी पर विवाद हो गया और रिपन को ब्रिटिश सरकार ने वापस बुला लिया, ठीक है ना। चलिए ये देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था, तो भैया डफरिन था। भाई ये 1885 की बात हो रही है जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कहां पर, ग्वालियर टैंक मैदान बंबई में, ठीक है। ये बताइए जरा, भारत में दूसरा कारखाना अधिनियम कब आया था भैया, भारत में दूसरा कारखाना अधिनियम साथियों 1891 में आया था। पहला वाला 1881 में आया था। पहला वाला कब आया था भैया, पहला 1881 में आया था। और उस समय वायसराय कौन था, रिपन वायसराय था, ठीक है ना। और इसका आंसर इस प्रकार से क्या हो जाएगा, लैंसडाउन। क्या हो जाएगा, लैंसडाउन। पूसा में कृषि अनुसंधान संस्था, पूसा में कृषि अनुसंधान संस्था की स्थापना वर्ष 1906 में हुई थी। कर्जन, जी हां, कर्जन के समय में, ठीक है। दरअसल में क्या है भैया कि आप देखेंगे साथियों कि कर्जन के, है ना, कर्जन के समय में 1905 में इसका प्रस्ताव पास हो चुका था। स्थापना 1906 में जाकर हुई। बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था भैया, तो कर्जन था। ये तो आप जानते ही हैं, ठीक है। देखो गूगल ट्रांसलेटर इसका हाल क्या करता है कर्जन का डेप्ट बना दे रहा है, ठीक है ना। चलिए, ये कांग्रेस का सूरत अधिवेशन जिसमें कांग्रेस का विभाजन हुआ था, कांग्रेस का सूरत अधिवेशन जिसमें कांग्रेस का विभाजन हुआ था 1907 में, जिसे सूरत फूट के नाम से जानते हैं। इस समय देश का वायसराय कौन था भैया, मिंटो द्वितीय था। कौन था, मिंटो द्वितीय था, ठीक है ना। चलिए आगे देख लिया जाए भैया। अरे वाह भैया, जय बाबू। चलो ये बताओ भाई, सोहन, मलिंगा, निशु, निशांत, बताओ भैया, प्रथम विश्व युद्ध प्रथम विश्व युद्ध भैया 1914 से 18 में लड़ा गया। और इस समय भैया जब शुरू हुआ तो हार्डिंग द्वितीय वायसराय था। दूसरे वाले के समय लिन लिथगो, ठीक है ना। ये बताओ भाई, किस वायसराय के कार्यकाल में दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया था, तो दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया हार्डिंग द्वितीय के समय में। 1911 में घोषणा हुई थी, 1912 में विधिवत बनी थी, ठीक है। दिल्ली दरबार जो हुआ था 1911 में,
उसी में दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने की घोषणा की जा चुकी थी। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड साथियों जो हुआ था, याद होगा आपको कि 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी वाले दिन यह घटना हुई थी और इस समय देश का वायसराय कौन था? चेम्सफोर्ड था। वैसे भी आप जानते हैं कि भैया 1919 में क्या आया था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया था कि नहीं आया था भैया? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया था कि नहीं? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया था, तो उससे तो याद ही हो जाएगा ना, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। ये बताइए गांधी जी का असहयोग आंदोलन, भैया गांधी जी का पहला अखिल भारतीय आंदोलन था और आपको याद होगा कि 1 अगस्त 1920 को साथियों ये स्टार्ट हुआ था और इस समय देश का वायसराय कौन था? तो भैया चेम्सफोर्ड था। कौन था? चेम्सफोर्ड था। चौरी चौरा कांड के समय भारत का वायसराय कौन था? तेजी से आंसर बताएंगे भैया। चौरी चौरा कांड साथियों याद करिए 5 फरवरी 1922 की यह घटना है। 5 फरवरी 1922 की यह घटना है साथियों। कहां पर घटी थी? गोरखपुर में यह घटना घटी थी, जिसकी वजह से असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। अगर आपसे कभी भी पूछे एकमात्र यहूदी वायसराय, ठीक है ना, एकमात्र यहूदी वायसराय कौन था? तो एकमात्र यहूदी वायसराय साथियों यही था। एकमात्र यहूदी वायसराय यही था। ठीक है, मोपला विद्रोह भैया, मोपला विद्रोह कहां पर हुआ था? केरला में हुआ था, मालाबार तट पर साथियों। 1921 की बात है, एक किसान आंदोलन था और 1921 है चूंकि, तो भैया इस समय कौन था? तो इस समय रीडिंग था। कौन था भैया? रीडिंग था। कौन? वायसराय रीडिंग, जो कि एकमात्र भाई यहूदी वायसराय कहा जाता है। चलिए ये बताइए काकोरी कांड के समय भारत का वायसराय कौन था? काकोरी कांड याद करिए साथियों, वर्ष 1925 में यह घटना किसके द्वारा अंजाम दी गई थी? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्यों के द्वारा। इस मामले में 4 लोगों को फांसी भी हुई थी, याद है ना? हाँ, 4 लोगों को फांसी भी हुई थी। तो इस समय भैया कौन था? जाहिर सी बात है वही था, रीडिंग। कौन था? रीडिंग। साइमन कमीशन किसके कार्यकाल में भारत आया था? देखिए साइमन कमीशन का जो आगमन हुआ था 3 फरवरी 1928 को यह आया था। कहां पर पहुंचा था भैया? बंबई। कहां पर पहुंचा था? बंबई पहुंचा था। हालांकि साइमन कमीशन का गठन साथियों हुआ था ब्रिटेन में वर्ष 1927 में। ठीक है ना, किसके समय में आया था? तो भैया इरविन इस समय वायसराय था। कौन था वायसराय? इरविन साथियों वायसराय था। ठीक है, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य निर्धारित किया गया वर्ष 1929 में, जिसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, इस समय देश का वायसराय साथियों कौन था? तो भैया इस समय इरविन था। कौन था? इरविन था। ठीक है ना, कौन था भाई? इरविन था। चलिए इसका आंसर बताइएगा। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का वायसराय कौन था? देखिए इसमें थोड़ा सा गड़बड़ी होती है, कुछ लोग कर देते हैं। देखिए गोलमेज सम्मेलन आप सब जानते हैं कि 3 हुए थे। गोलमेज सम्मेलन कितने हुए थे भैया? तो गोलमेज सम्मेलन साथियों आप सब जानते हैं कि 3 हुए थे। ठीक है ना, गोलमेज सम्मेलन 3 हुए थे कि नहीं हुए थे भाई? पहला, दूसरा, तीसरा हुआ था कि नहीं? 1930 में पहला हुआ, 1931 में दूसरा हुआ, 1932 में तीसरा हुआ। ठीक है ना, बताना आपको सिर्फ यहां इतना है कि पहले वाले के समय तो वायसराय इरविन था, लेकिन बाकी दोनों के समय वायसराय वेलिंगटन था। इस बात का ध्यान रखिएगा। बाकी जानकारियां तो आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन ध्यान रहे कि आज के सेशन में हम क्या पढ़ा रहे हैं भाई? आज के सेशन में हम साथियों पढ़ा रहे हैं गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय। तो हमारा मेन फोकस यह है कि हम इनके समय में हुई घटनाओं को देखें। इन घटनाओं की डिटेल में आगे जो है चर्चा होगी। ठीक है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। ठीक है, हाँ यही थोड़ा ना होनी जुदाई है अपनी। ठीक है ना, चलिए तो भैया इरविन 1930, 1931, 32 में वेलिंगटन, यही गड़बड़ा जाता है ज्यादातर लोगों का। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि पहले तो कौन था? पहले वाले के समय इरविन था, लेकिन बाकी दोनों के समय वेलिंगटन। ठीक है, बिहार में 1934 में भयंकर भूकंप आया था। उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो अभी बताया वेलिंगटन था। कौन था भैया? वेलिंगटन था। ठीक है, चलिए आगे देख लिया जाए भैया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बताइए भाई तृतीय गोलमेज सम्मेलन आ गया ना। तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था, तो इस समय वायसराय कौन था? वेलिंगटन था। दूसरे और तीसरे के समय वेलिंगटन था। भारत सरकार अधिनियम 1935 जब आया तब भी वायसराय कौन था? तब भी वायसराय वेलिंगटन ही था। ठीक है, 1935 का भारत सरकार अधिनियम ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा अधिनियम है। ठीक है ना, हाँ जी। ये देखिए अगस्त प्रस्ताव के समय भारत का वायसराय कौन था? ये अगस्त प्रस्ताव लाया कब गया था? अगस्त 1940 में। अगस्त 1940 में। और इस अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से अंग्रेजों ने क्या किया था भैया? अंग्रेजों ने पहली बार क्या किया? संविधान सभा के गठन की मांग को स्वीकार किया। संविधान सभा के गठन की मांग को स्वीकार किया। गठन की मांग स्वीकारी थी। ठीक है ना, हाँ जी, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था
जब अंग्रेजों ने ये एक्सेप्ट किया कि भैया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अर्थात संविधान सभा का गठन किया जाएगा। ठीक है ना। चलिए, तो टोटल आज 80 क्वेश्चन आपको कराने थे और ये 80 क्वेश्चन गवर्नर जनरल वायसराय पर टोटल 80 क्वेश्चन ने धमाकेदार तरीके से आपका रिवीजन और बढ़िया तैयारी करा दी होगी, ऐसी हमें आशा है। रेलवे आरपीएफ के लिए रक्षक बैच यदि आप लेना चाहते हैं तो ये आप जबरदस्त तरीके से हमारे भाई एप्लीकेशन से ले सकते हैं। अगर आप VK10 कूपन कोड का इस्तेमाल करते हैं तो आपको सीधे 10% का अतिरिक्त डिस्काउंट मिल जाता है। तो बिल्कुल इस रेलवे आरपीएफ के शानदार से रक्षक बैच से जुड़ने के लिए इस प्रोसेस को फॉलो करें, या तो फिर नीचे चल रहे हमारे हेल्पलाइन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। ठीक है ना। हाँ बिल्कुल। तो आज का सेशन यहां पर समाप्त करेंगे साथियों, कल फिर मिलेंगे रात 9 बजे। और हाँ, याद रहे कि कल कौन सा टॉपिक पढ़ना है आपको। कल कौन सा टॉपिक पढ़ाने वाला हूं भाई साहब, कल एक शानदार सा टॉपिक है भारतीय समाज सुधार तथा पत्रकारिता। तो मॉडर्न हिस्ट्री का एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक कल रात में 9 बजे होगा, भारतीय समाज सुधार और पत्रकारिता। भारतीय समाज सुधार जिसमें हम सोशल रिलीजियस रिफॉर्म पढ़ते हैं, राजा राम मोहन राय हो गए, दयानंद सरस्वती हो गए, है ना, स्वामी विवेकानंद हो गए, दादा भाई नौरोजी हो गए, अंबेडकर जी या महात्मा गांधी जी के द्वारा कौन से समाज सुधार किए गए उनके बारे में पढ़ेंगे। और साथ में पढ़ेंगे पत्रकारिता की विभिन्न समाचार पत्र वगैरह से रिलेटेड। ठीक है, कुछ क्वेश्चन आएंगे। ठीक है ना। तो तैयार रहिएगा कल रात 9 बजे। फिलहाल इस क्लास की PDF आपको MD क्लासेस YouTube टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, या तो फिर विशाल सर MD क्लासेस पर। ठीक है, धन्यवाद। सभी लोग लाइक वाइक कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं। गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद।